तो चाय पे चर्चा नो योर मेंबर सीजन 1 एपिसोड 6। दोस्तों आज की कहानी दो दिग्गजों की कहानी है, उनकी दोस्ती की कहानी है। आज के हमारे मेहमान जिनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है, अगर आज सेंट्रल इंडिया में, नागपुर में, विदर्भ में जो आईटी की गंगा बह रही है, उसका उगम, उसकी गंगोत्री, उसकी शुरुआत इन दो दिग्गजों ने की है। आओ हम सब लोग मिलकर आमंत्रित करते हैं दो महारथी, दो दिग्गज आईटी इंडस्ट्री के बहुत सीनियर मेंबर, बीसीएमडब्ल्यू के सीनियर मेंबर श्री उल्लास चांदेकर और मिलिंद चौबे जी को। मैं रिक्वेस्ट करता हूं दिनेश को कि वो उल्लास जी का स्वागत करें। सर स्वागत है आप दोनों का। मतलब मैं पहले कह चुका हूं कि आपको परिचय की जरूरत नहीं, रादर हमको अपना परिचय देना चाहिए आपको। तो मैं एक्चुअली चौबे साहब, मैं पूछना चाहता हूं इंटरव्यू चालू करने से पहले, ये दोस्ती कहां से शुरू हुई? ये उन दिनों की बात है जब हम लोग इंजीनियरिंग में साथ में पढ़ते थे। VNIT, अभी VNIT बोलते हैं, उस समय VRC था वो। अच्छा। 1975 में हमने एडमिशन लिया और उस समय चांदेकर साहब और मैं एक ही साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। तो वहाँ से हम लोगों का परिचय हुआ। तो क्लास में तो और भी बहुत लड़के बच्चे रहते थे, मतलब ऐसा विशेष क्या बॉन्डिंग था दोनों का एक दूसरे के साथ? वो मैं सोमवार में पढ़ता था स्कूल में, तो मैं चांदेकर साहब को नहीं जानता था, ये हर स्कूल में पढ़ते थे। तो हमारे क्लास के 17 लोग एक साथ VRC में एडमिशन उनको मिल गया, 17 स्टूडेंट्स। तो नॉर्मली हमारा सर्कल तो हमारे क्लासमेट जो इमीडिएट बचपन से हम लोग एक साथ रहे, वही लोग हम कंटिन्यूड रहे यहाँ पे। लेकिन फिर जैसे दायरा बढ़ते गया वैसे चांदेकर साहब का हमारा ये हुआ, प्लस हम लोग नेबर्स भी थे। अच्छा, मतलब आजू बाजू रहते थे? हाँ, मतलब मैं बाजार नगर में रहता था, चांदेकर साहब अभ्यंकर नगर में रहते थे, और दोनों को सिगरेट पीने की ये जो दोस्ती की जो सिगरेट भी होती है। नगर में होता हरिहर वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई थी। अच्छा। ऑफिस अपना कॉलेज में तो बहुत है, लेकिन वहाँ पर तो वहाँ मैंने क्या, चलो सिगरेट मार दे, तो सिगरेट मार दिया। सिगरेट चाय सुट्टे का जो जोड़ है बहुत मजबूत है। सिगरेट चालू है, चाय बुलाओ, फिर चाय चालू है, सिगरेट बुलाओ, ऐसे कंटिन्यूअसली चलते रहता था। तो नागपुर शहर की दोस्ती की मिसालें किसी टपरी पे या किसी पान की दुकान पे ही शुरू होती है। वेरी मच। तो मैंने इसलिए सवाल पूछा था कि भाई दोस्ती है, कॉलेज में बहुत सारे लोग होते हैं, तो क्या विशेष प्यार है? मतलब वो सिगरेट और चाय ये विशेष लगाव होता है। हमारा एक रोज सुबह में मेरे ख्याल से 9 बजे के आसपास में हमारा जॉइंट होता था। वहाँ पे जाएंगे, सिगरेट पियेंगे, चाय पियेंगे, अंदर हरिहर होटल केडी का पान खिला, ये हमारा जॉइंट। तो आधा एक घंटा हम लोग वहाँ पे बिताते थे, फिर घर जाओ, नहा धो और कॉलेज निकल। चलो, मतलब शुरुआत जो है यहाँ से हुई। तो आप तो साहब आप नागपुर से ही हैं? हाँ, मेरा पूरा एजुकेशन नागपुर में हुआ। एक्चुअली मेरे पिताजी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में थे और उनका ट्रांसफरेबल जॉब था, तो अलग अलग सिटीज़ में उनका ये रहा। तो 7th ऑनवर्ड्स मैं नागपुर में ही रह गया। पिताजी बाहर घूमते रहे, फैमिली बाहर गई, मैं मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में, नाना नानी के साथ में रामदासपेट में रहा। सुमलवार में मैंने रामदासपेट में पढ़ाई की जी। और बचपन से होशियार थे आप? सुमलवार में तब होशियार लोग रहते थे। बीच में वैसे था, मतलब मेरा, लेकिन मेरे में थोड़ा सा क्रिएटिविटी ज़्यादा थी। मुझे पढ़ने में रट्टा मारना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे कोई भी लॉजिकल चीज़ें बहुत पसंद है। तो मुझे लगाव इंजीनियरिंग के तरफ था। उस दौर में मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा ये था। कब का दौर है? ये स्कूल के पहले की बात कर रहा हूँ, मतलब ये 70s की बात कर रहा हूँ। 70-75 के बीच में इलेक्ट्रॉनिक्स में रेडियो खोल देता था। इस तरह से मैं 7th में मैं और मेरा एक और बहुत क्लोज फ्रेंड शैलेंद्र मिश्रा, हम लोगों ने ITI में इलेक्ट्रिकल का एक समर कोर्स किया हुआ था 7th स्टैंडर्ड। 7th में हमने इलेक्ट्रिकल वायरिंग का कोर्स किया हुआ था।
कि भैया ये स्टेयरकेस के टू वे वायरिंग कैसी होती है, बाकी ओवरऑल एक उन्होंने बचपन से ही तकलीफ लेने की आदत आपको है मतलब? चलो कुछ एक नया, तो हमने सेवेंथ में वो कोर्स किया था ITI, ये अपना माता कचेरी के पास वाला ITI, वहाँ पे हम लोगों ने वो कोर्स किया था। तो इस तरह से मतलब वो मतलब आप इलेक्ट्रिकल चीजों में मुझे इंटरेस्ट, मतलब पढ़ाई आपकी 16 में हुई है सर आपकी? मेरा हड़सा स्कूल में था। वो भी उस जमाने में 16 और हड़स के बीच में कंपटीशन हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल। 10th मेरा हड़स में हुआ, देन ours was the last batch of old course, हमको 12 भी नहीं था। अच्छा। After 10th I joined pre-university science in development science। Okay। बाद में BRC में है, तो that was a 5-year course, हमारा last batch of old course, तो we had done 5 year engineering। अच्छा, आप दोनों का हाँ। 11वीं मेरे ख्याल से तो मैट्रिक 10 plus 1 plus 5 और 11 plus 5। आपका इंजीनियरिंग 5 साल का रहा है? हाँ 5 साल, 5 years। तो मतलब आप स्कूलिंग के दौरान भी आपको इलेक्ट्रॉनिक से प्यार था, जैसे सर को था ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, एक्चुअली आई वाज वेरी गुड एट मैथमेटिक्स। ओके। उस जमाने में 1000 तक मेरे को टेबल से आते, और इवन पाँचवीं में मेरे तो 10 के बाद में अभी भी है, अभी भी है, कैलकुलेटर में आप कोई भी कैलकुलेशन तुरंत अभी भी है। इंजीनियरिंग में पीपल यूज लॉग टेबल और स्लाइड रूल जी। तो मैंने लॉग टेबल कभी अपना नहीं, स्लाइड रूल भी कभी अपना नहीं, क्योंकि मैं वैसी कैलकुलेशन करता था। पहले अगर मुझे मालूम होता तो शायद कोई स्कॉलर को बोलता था मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। ऐसी हुआ कि यूनिवर्सिटी साइंस में एक्सपेरिमेंट में सब हो गया, ये वो सब, तो एक्सटर्नल बोले आप गोइंग टू फेल यू। आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज अ मेरिट स्टूडेंट, 10th में भी मेरिट था। ये तो मतलब आप लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं, बाय डिफॉल्ट ही समझ लिया है। तो बोले कि मैं आपको फेल कर रहा हूँ। मैं बोला क्यों फेल कर रहे हैं? आई वाज सरप्राइज्ड। तो बोले ने आपने कॉपी किया है? बोले कहाँ कॉपी किया? बोले आपने रीडिंग लिखा है, ये वो लॉग टेबल नहीं, कुछ नहीं, ये वो। देन आई हैड टू कन्विंस हिम कि नहीं, आई कैन डू द कैलकुलेशन विदाउट लॉग टेबल। तो फिर 836 का टेबल मैंने बोला था। अभी मराठी में बोलता हूँ, 836 1672 250 3344 लिविंग कैलकुलेटर आपके पास ऑलरेडी है। He was convinced, and then of course I got maximum marks in that. तो मेरा एक्चुअली ये था कि मैथमेटिक्स की तरफ ज़्यादा झुकाव था। मैथमेटिक्स एंड लॉजिक, जिसका लॉजिक अच्छा रहता है वो अल्टीमेटली सेल्स में ही है। हिंदी लॉजिक हो गया। दोनों मिलके हिंदी लॉजिक हो गया। तो मतलब आपका स्कूलिंग आपका हड़स में, आपका सोमवार में हुआ, तो उसके बाद में आप VRC में आए। तो VRC में तो एडमिशन मिलना इतना आसान नहीं था, मतलब ऐसा देखा जाए वो एक्चुअली उस समय कोई एंट्रेंस टेस्ट वगैरह नहीं होती थी, जो आपका बोर्ड का रिजल्ट है उसके मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही आपका एडमिशन हो जाता तो था। वही मेरा सवाल था कि और मुझे जो परसेंटेज था उसके बेसिस पे मुझे कोई भी ब्रांच वहाँ पे मिल सकता था, लेकिन चूंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट था तो मैंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच सेलेक्ट कर लिया। तब इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थी वहाँ पे? नहीं थे इलेक्ट्रॉनिक्स में। एक्चुअली मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में IIT खड़गपुर में एडमिशन मिल गया था। अच्छा। लेकिन फादर उस समय जबलपुर में थे, हम लोग मतलब मैं नागपुर में था, मेरी मदर वगैरह भाई लोग ये सब नागपुर में थे, और मैं फिर यहाँ से खड़गपुर जाऊँगा तो उस समय गवर्नमेंट एम्प्लॉय 1 साल के अंदर में 3 एस्टैब्लिशमेंट चलाना थी। बट ऑब्वियस तो फिर ऐसा डिसाइड हुआ कि भैया पढ़ाई तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस माँ बाप को भी होना बहुत बड़ी बात है। मेरे माँ बाप को तो मेरे पे कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं था। तो उसके चलते फिर हमने VRC में एडमिशन लिया उस समय, और इलेक्ट्रिकल में लिया। अच्छा। कॉलेज में जाने के बाद में पता चला कि भैया इलेक्ट्रिकल तो कैटेगरी 2 का ब्रांच है, टॉप तो मैकेनिकल। आपने मैकेनिकल क्यों नहीं लिया? आपको तो मिल रहा था। तो बोले ठीक है भाई, नहीं मिल रहा है तो बोले क्या ऑप्शन है फिर मैकेनिकल में जाने के लिए? तो बोले फर्स्ट 2 इयर्स के आपका वो कॉमन होता था, पहले 2 साल, 5 में से पहले 2 साल कॉमन होते थे, उसमें कोई ब्रांच स्पेसिफिक क्लासेस नहीं होती थी, ऑल आर इक्वल। तो उसके स्कोर के बेसिस पे आपको फिर ब्रांच चेंज का ऑप्शन होता है। तो उसमें कुछ ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, कुछ वैकेंसीज आ जाती है, तो आप मैकेनिकल ले सकते हो। तो फिर बहुत ज़्यादा फिर मेहनत करके पढ़ाई करके फिर मैंने उस समय मैं फिर मेरिट में आया इंजीनियरिंग। स्कूल में या 11th में तो मैं मेरिट में था नहीं, लेकिन मैं 3rd 4th सेमेस्टर में आई वाज इन मेरिट, और फिर मेरे स्कोर के बेसिस पे मुझे मैकेनिकल ब्रांच में। मतलब आपको वहाँ भी स्ट्रगल करना पड़ा? वहाँ से आपका कैसा था? आपने मेरा भी एक्चुअली आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ प्री यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी हो गया वो जी। तो उस टाइम ऐसा था कि यूनिवर्सिटी और बोर्ड सेम लेवल पे पकड़ते थे जी। एक्चुअली आजकल तो बोर्ड में 99% नहीं मिलते हैं, तो यूनिवर्सिटी में टॉपर इज 92 93, बट दे यूज्ड टू कंसीडर इट पार। तो मुझे मेटलर्जी मिला था,
अगेन सेम बेस्ड ऑन द स्कोर ऑफ फर्स्ट 4 सेमेस्टर मुझे मैकेनिकल मिल गया फिर मैकेनिकल वाज आप अ भी वेरी ब्रांच मतलब आप दोनों की कहानी एक साथ चल रही है और सिमिलर चल रही है चाहे सुक्ता के साथ में दोनों की ब्रांच भी बदल गई ब्रांच बदल गया तो मतलब आपका तो स्कूलिंग या आप दोनों का स्कूलिंग मतलब आप बचपन से मेरिट स्टूडेंट नहीं रहे दोनों के हाँ मतलब इंजीनियरिंग में भी वही दौर कंटिन्यू रहा एक्चुअली इंजीनियरिंग में मुझे फर्स्ट डिवीजन में डिस्टिंक्शन मिला था जो ऑनर्स बोलते हैं जी। एंड ही वाज आवर गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम आवर ब्रांच और मैकेनिकल जी इतने गोल्ड रखे कहाँ हैं आपने इतने बचपन से गोल्ड जमा रहे हैं आप लोग तो ये कब का दौर है सर मतलब कॉलेज में एडमिशन कब ली थी आपने 75 में हमने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। हाँ तब मैं 1 साल का था 75 टू 80 75 में एक्चुअली उस समय इमरजेंसी का दौर था। जी उस समय इमरजेंसी लगी हुई थी तो फॉर्चुनेटली हम लोगों का रैगिंग नहीं था। उस समय बहुत स्ट्रिक्ट था इमरजेंसी के टाइम पे तो 75 में आई रिमेंबर कि देयर वाज नो रैगिंग हमारे बैच का रैगिंग नहीं था। तो मतलब कॉलेज खत्म हुआ आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिर किया उसके बाद में मैं IIM अहमदाबाद चले गया। अरे बहुत ही आसान है ना IIM अहमदाबाद चले कितना आसान है मेरे जैसे को प्रॉस्पेक्टस देते नहीं वो उस समय कैट का एग्जाम होता था इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर में रिटर्न होता था रिटर्न एग्जाम होता था एग्जाम दिया मैंने आई थिंक मैं सिलेक्ट हुआ हमारा एक और क्लासमेट है सतीश परचूरे ये भी सिलेक्ट हुए काफी सारे मेरे ख्याल से बच्चे सिलेक्ट हुए फिर मैं अहमदाबाद चले गया परचूरे वेंट टू IIM तो कैलकाटा मतलब आपने 1980 में इंजीनियरिंग पास किया और उसके साथ तुरंत आप IIM चले गए तो IIM में आपने मैकेनिकल के साथ में मैनेजमेंट किया या कुछ और स्पेशलाइजेशन किया वहाँ पे नहीं मैनेजमेंट में ऐसा मेरा मार्केटिंग में ऐसा बहुत ज़्यादा मेरा पर्सनालिटी नहीं था आउटस्पोकन या जो एक्स्ट्रा मतलब तो फिर मैं सोचता था कि भी आई शुड प्रिफर सम अदर प्रोडक्शन काइंड ऑफ स्किल्स और तो उस समय वो सिस्टम्स इंजीनियरिंग था जी ओके सिस्टम्स मैनेजमेंट उसमें कंप्यूटर्स वगैरह था तो मैंने उसमें स्पेशलाइज किया वहाँ पे उस दौर वो समय ऐसा था कि उस समय कोई IBM PC वगैरह का टाइम नहीं था वो तो सब मेन फ्रेम का दौर था मेन फ्रेम था यूनिक्स था C लैंग्वेज फिर एंट्रेंस में एंट्री लेवल पे बेसिक लैंग्वेज या फोरट्रान या पास्कल इस तरह की तो IIM में ये सारी चीजें वहाँ पे आपने सीखी सिस्टम में नहीं लैंग्वेजेस नहीं थी हम लोगों को लेकिन हम लोगों को उसका ओवरऑल मैनेजमेंट चीज़ें सिस्टम्स की चीज़ें हमने सीखी था प्रोडक्शन की भी बहुत सारी चीज़ें सीखी और ये सीखी मतलब आपकी B हो गई और B के बाद आपने IIM कर लिया और उसमें IIM अहमदाबाद का खासियत ये है कि देयर इज नो क्लासरूम टीचिंग अच्छा वहाँ पे कुछ भी क्लासरूम में पढ़ाया नहीं जाता वहाँ पे सिर्फ केस स्टडी होती है और केसेस डिस्कस होती है आपको केस पूरा प्रिपेयर करके खुद पढ़ के वहाँ पे जाना पड़ता है मतलब 6 घंटे का रोज का पढ़ाई वहाँ पे कंपलसरी अदरवाइज यू कैन नॉट सिट इन द क्लास इस तरह से ये होता तो हमने और हर तरह के स्टूडेंट्स को ने अपने फील्ड का ही सब्जेक्ट मिलेगा ऐसा जरूरी है पहला वहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा जो था वो कॉमन था उसमें अकाउंट्स भी हमको सब्जेक्ट अच्छा तो अब इंजीनियर को अकाउंट्स सीखना वो भी खुद होके सीखना वो बहुत बड़ा चैलेंज बड़ा है challenge। लेकिन वो जो हिसाब से हमने सीखे वो इतना परमानेंट लर्निंग हो गया नहीं वैसे सर IIM के बंदों से एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि वो कुछ भी सीख सकते हैं चलिए वो वहीं से आदत लग जाती है वो आपको खुद ही सीखना नहीं आदत जिनकी रहती है उनको पता चलता है अपने से होता है सर आपका ग्रेजुएशन आपका भी मैकेनिकल में हुआ हाँ मैकेनिकल 1980 पास आउट उसके जी। बाद आई जॉइन वोल्टास लिमिटेड थाना फैक्ट्री मतलब आपका कैंपस सिलेक्शन हो गया कैंपस सिलेक्शन उसमें ये था क्या बोलते हैं फोर्कलिफ्ट ट्रक मैन्युफैक्चरिंग जो था उसका असेंबली शॉप दैट वाज द ओनली जॉब दैट आई हैव डन इन माय लाइफ रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग वोल्टास ज्वाइन किया वोल्टास थाना में जी और वहाँ पर फिर एक्चुअली क्या है ऑल सेड एंड डन देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन एक्सपोजर नागपुर वर्सेस बॉम्बे तो मैं जब बॉम्बे गया तो मेरे को काफ़ी चीज़ें पता एक्चुअली मुझे IIT बॉम्बे में एडमिशन मिला था एट द एंड ऑफ प्री यूनिवर्सिटी जी लेकिन अगेन एज ही सेड सिमिलर केस है ना जाने दो यार कहाँ फालतू आपको खर्चे में हाँ IIT में कहाँ जाना ना लेकिन बॉम्बे जब मैं गया तो I realized the difference between BRC and IIT. I also realized that I was not much interested in engineering actually. That also I realized it was not my cup of tea. मेरे को ऐसा कोई खास एकदम it is not close to my heart. तो वहाँ पर वो MBA का मुझे पता चला जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट दैट वाज रैंक्ड एज नंबर 3 on those years. Number 1 was IIM, then was C, Calcutta, then was Bajaj, and then was Bangalore.
अच्छा, तो ऐसा ज़्यादा कुछ एफर्ट ना करो तो एडमिशन मिल गया, तो वोल्टास 1 साल करके इतनी आसानी से आपको नॉटेबल याद रहता है। उस आदमी को क्या एफर्ट लगेगा जनरल एडमिशन लेने में? 18 घंटा 20 घंटा वगैरह वैसा नहीं था। तो आफ्टर वोल्टास आई जॉइंड MBA बजाज इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पे सर स्पेशलाइजेशन क्या था आपका? मेरा मार्केटिंग में था। मतलब आपको बचपन से पता था अपना लॉजिक का ही काम है। अरे मुझे वो एनी फील्ड विच इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ क्रिएटिविटी वो थोड़ा पसंद पर था। मैंने एक नोट किया ना आपकी, मतलब मैं बोल सकता जनरेशन पहले के जो लोग थे जिन्होंने IT इंडस्ट्री में मैंने उनका इंटरव्यू लिया है, एक बड़ी देखने लायक बात है कि आपको आपकी कमियां खूबियां दोनों मालूम थी। जैसे आप दोनों में, इन्होंने पहले कहा कि मुझे सिर्फ टेक्निकल चीजों में इंटरेस्ट था, मुझे मार्केटिंग में नहीं था, पर आपको ये बात पता थी कि मुझे टेक्निकल जाना नहीं है, यार सब अपना काम देंगे, मैं अपना कुछ मिल ही जाएगा। ये क्या है, करियर के शुरू में जितने जल्दी इफ यू कम टू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस प्रेफरेंसेस उतना अच्छा। ये तो 10 साल जॉब करेंगे, देन यू रियलाइज कि इट इज नॉट माय कप ऑफ टी, फिर नेक्स्ट चेंज करेंगे, फिर उसमें बोलेगा कि यार तुम्हारा प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं, इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो फर्स्ट 2-3 years you should identify। पर सर जिन लोगों को 20-20 साल समझता है उनके लिए कुछ अलग क्लास है क्या? लाइफ गोज ऑन राइट। अलग से मुलाकात करूंगा आपसे, अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। तो सर आपका MBA हो गया, IIM से आपने MBA कर लिया, तो उसके बाद का सफर क्या था? मतलब जॉब किया है? उसके बाद में कैंपस रिक्रूटमेंट में मुझे से बहुत सारी कंपनीज आती है वहाँ पे, तो आई गॉट सेलेक्टेड इन गेब्रियल इंडिया लिमिटेड। अच्छा सर जो गेब्रियल इंडिया लिमिटेड में मेरा चल गेब्रियल में मेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ से। तो गेब्रियल एक्चुअली मुझे थोड़ा प्रेफरेंस इसलिए था, मेरे पास में और 2-3 ऑफर्स, मतलब वहाँ पे तो एक बार आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो आपका प्लेसमेंट खत्म हो जाता है, आप दूसरी कंपनी को सोच भी नहीं सकते। तो हमारा VNIT का सीनियर ही वॉज इन गेब्रियल, तो मैंने बोला ये, और उससे सुजीत जैन, तो सुजीत जैन का मुझे मालूम था कि VNIT से, मतलब VRC से उस समय वो कैंपस से गेब्रियल गया था। गैब्रियल ये क्या मैन्युफैक्चरिंग? ये ऑटोमोबाइल एंसिलरी कंपनी है। ये बेसिकली इसका फेमस प्रोडक्ट है शॉक अब्जॉर्बर, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, रनगाड़े, ट्रेन्स, जितनी भी ऑटोमोबाइल्स है उसका सबका शॉक अब्जॉर्बर्स बनाते हैं। प्लस दे स्टार्टेड, उस समय में जब ज्वाइन हुआ तो उस समय दे हैड इंजन बेयरिंग्स डिवीजन। अच्छा, ये आनंद ग्रुप कंपनी है और दे हैव मल्टीपल कंपनीज बट ऑल एंसिलरी ऑफ ऑटोमोबाइल। एशिया ऑटोमोटिव है, परफेक्ट सर्कल है, विक्टर गास्केट्स है और प्यूरोलेटर फिल्टर्स है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी। आपको अभी भी पूरा याद है? ठीक है सर। तो वो दौर ऐसा था कि उस दौर में मुझे जुनून था कि मुझे कुछ करना है। तो यहाँ पे IT में कुछ भी नहीं था, कि राइट फ्रॉम स्क्रैच। उनके पास में ना कंप्यूटर्स थे ना कुछ थे, उनको कंप्यूटराइज करना था। उस दौर में भी वो सोच रहे थे कि ऐसा कुछ में कंप्यूटराइज करना है, तो मैं ये वो चैलेंज लेके मैंने वो जॉब ज्वाइन किया। ओके, इट वाज नॉट वेरी रिवार्डिंग जॉब। उस समय पैसा मतलब बहुत कम सैलरीज मिलती थी। मुझे याद है उस समय स्टाइपेंड हुआ करता था 2000 रुपये। IIM ग्रेजुएट का IIM 2000 रुपये जो फ्रेशर्स है उसको स्टार्टिंग सैलरी was 2000 रुपये था। तो 2000 रुपये की सैलरी पे मैंने गेब्रियल ज्वाइन किया। और वहाँ पर जाने के बाद में फिर राइट फ्रॉम स्क्रैच पहला असाइनमेंट मुझे दिया गया कि भाई आपको बैलेंस शीट बनाना है कंपनी। एक मैकेनिकल इंजीनियर, एक मैकेनिकल जिसने सिस्टम्स में MBA किया है, उसको बोले आप कंपनी का बैलेंस शीट बनाने का काम दिया। और मेरे साथ में एक आर्टिकल को दे दिया जो CA पढ़ रहा था बेचारा, वो आर्टिकलशिप करते हैं कंपनीज के अंदर में, सुनील अग्रवाल करके था। तो वो जो मेरा नॉलेज था IIM से मैंने पढ़ा था वो करके फिर हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाए। और उस समय बैलेंस शीट प्रिंट होती थी, अभी तो पूरा सॉफ्ट कॉपीज आ जाती है, उस समय हार्ड कॉपीज होती थी। वकील प्रिंटर्स वर्ली में था, वहाँ पे इंटरेक्शन करना, प्रूफ रीडिंग करना, जो चांदीकर साहब अक्सर अपन बात करते हैं, वो सब करके बैलेंस शीट प्रिंटिंग तक का वो काम मैंने वो प्रोजेक्ट मैनेज किया। प्लस उसके बाद में जो बोर्ड तुम्हारा AGM होता है कंपनी का, AGM के अंदर में यू हैव टू मेक लॉट ऑफ क्वेश्चंस। वो AGM के अंदर में फीड में से क्या क्वेश्चन आएगा टॉप मैनेजमेंट को, यू हैव टू बी रेडी विद ऑल पॉसिबल आंसर्स। तो उसके अंदर में भी आई वाज इन्वॉल्वड, लॉट ऑफ आंसर्स वी हैड जनरेटेड फॉर द MD।
एमडी चेयरमैन के लिए कि भैया ये बोर्ड मीटिंग हो, अपना एजीएम के अंदर में क्या क्या शेयर होल्डर सवाल पूछेंगे। तो दैट वाज माय फर्स्ट असाइनमेंट व्हिच इट हैड नथिंग टू डू विद कंप्यूटर्स। सबसे बड़ी बात ऐसा है कि उन्होंने भी एक फ्रेशर के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी, ये कितनी बड़ी बात है। तो उससे मुझे अकाउंटिंग बहुत जबरदस्त, मुझे अकाउंटिंग सीखने को मिला। अकाउंटिंग के पूरे बेसिक्स मैं उस समय जानता हूँ, उस समय पूरा मैनुअल सिस्टम पूरा। हमें सिर्फ ट्रायल बैलेंस दीजिए गया दोनों डिविजन्स का, ये ट्रायल बैलेंस है, ये लास्ट ईयर का बैलेंस शीट है, आपको बैलेंस शीट। बट दैट वाज अ सक्सेस। फिर दिस वी कंप्लीटेड ओवर ए पीरियड ऑफ अबाउट 1.5-2 महीने के अंदर में ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद में देन आई स्टार्टेड ऑन कंप्यूटर्स के अंदर में फिर हमारे एमडी ने पहले उस समय कंपनीज थी ICIM करके कंप्यूटर कंपनी, विप्रो जस्ट नया नया आया था जी। और फिर बाकी फिर इम्पोर्टेड डेक का आता था, हिंदी फॉर्म था, SN23 करके एक कंप्यूटर आता था। तो एमडी हैड डिसाइडेड कि भैया ICIM का कंप्यूटर खरीदना है, बिकॉज ICIM का एमडी और हमारे एमडी का ऑफिस ऊपर नीचे था एक ही बिल्डिंग। लेकिन फिर वहाँ पर विप्रो का इंट्रोडक्शन हो गया। एक दिन मैं अपने टेबल पे बैठा हूँ, सडनली मुझे एक BRC का फ्रेंड नजर आता है। तो बोला, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बस प्रदीप कार एक माइक्रोलैंड करके कंपनी है, उसका ओनर है बैंगलोर। तो प्रदीप कार वहाँ पर आया, तो मैं बोला तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तो बोले मैं कंप्यूटर बेचने आया। मैं फिर बैठ मेरे सामने, मैं कंप्यूटर खरीदूंगा। ऐसा करके फिर वो प्रेजेंटेशंस हुए, पूरा डॉक्यूमेंटेशन हुआ, प्रपोजल्स आए, फिर हमने मैनेजमेंट को पुटअप किया। तो चॉइस था उनका ICIM। तो उसने बोला कि जिस बंदे को काम करना है जी, जिस बंदे को पूरा प्रोजेक्ट संभालना है, तो ही प्रिफर्ड। देखा जाए तो मुझे इस बात से बड़ा ताज्जुब है और मानने लायक बात है। गैब्रियल समान बड़ी इतनी बड़ी कंपनी एक फ्रेशर, एक नए बंदे के ऊपर इतना भरोसा रखती है, उसको AGM के लिए प्रेजेंटेशन करने के लिए बोलती है, उसको एक नई सिस्टम जो उनको भी जानकारी नहीं है IT की, और उसका पूरा जिम्मेदारी आपको देती है। मतलब गैब्रियल में बहुत बड़ी बात है ऐसी। गैब्रियल वो उस दौर की मतलब बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी वो, लेकिन उसमें IIM अहमदाबाद के बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते थे। मतलब मेरे सीनियर्स काफी थे, मतलब IIM के उस समय मैं जब था तो कम से कम 10-15 लोग वहाँ पे IIM से थे। मतलब मेरा इमीडिएट बॉस था जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, वो भी IIM अहमदाबाद से मेरा 4 साल सीनियर था। और ऐसे IIM से वहाँ पे परचेस डिपार्टमेंट में, मतलब आपका ग्रेजुएशन MBA होने के बाद आप गैब्रियल में, इस वक्त आप गैब्रियल में काम कर रहे हैं। तो ग्रेजुएशन दे हैड द कॉन्फिडेंस ऑफ IIM कि भैया IIM से आने वाले बंदे वो कैपेबल होते हैं सब ये चीजें मैनेज करने। मतलब आपका पहला एक्चुअल इंटरेक्शन जॉब का या किसी असाइनमेंट्स का गैब्रियल से शुरू हुआ। तो उस दौरान सर आपका क्या चल रहा था? मतलब इनका सब गैब्रियल में जॉब कर रहे हैं, आपका MBA हो गया था 81-83 में MBA कंप्लीट हुआ था जी। तो थ्रू कैंपस प्लेसमेंट आई गॉट अपॉर्चुनिटी इन विप्रो। ये IT फील्ड विप्रो एक्चुअली द नेम ऑफ द कंपनी वाज WITL, विप्रो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। क्योंकि उस टाइम विप्रो लिमिटेड नहीं था, तो एज आई सेड आई वाज ऑलवेज नॉट वांटिंग टू गो इन फॉर इंजीनियरिंग। तो दिस वाज अ गुड जॉब, इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केटिंग प्लस समथिंग न्यू। IT मार्केटिंग। IT मार्केटिंग। तो आई जॉइन विप्रो। तो इनिशियली आई थिंक बैंगलोर में 3 महीने का ट्रेनिंग था। उसके बाद में आई वाज सपोज्ड टू जॉइन इन बॉम्बे, लेकिन वो तो वैसे मैं पागे साहब के भी साथ बैठा हूँ, वो विप्रो के ट्रेनिंग्स या विप्रो के जो एथिक्स है उसके ऊपर बहुत बात करते हैं। मतलब विप्रो चेंजेस योर पर्सनैलिटी, योर वैल्यू सिस्टम, योर इंटीग्रिटी। जो ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी है जो तो कंपोनेंट्स है लाइफ में, दिस आई लर्न इन विप्रो। क्योंकि विप्रो में एक ऐसा किस्सा हुआ था कि एक कुछ अर्जेंट डिलीवरी था, ये वो वगैरह, तो somebody from Wipro, from administration department, he offered a bribe of 2 rupees to the truck driver. So he was sacked within 5 minutes. अच्छा, 2 रुपए का जल्दी काम करते करते उसने ब्राइट दिया तो 2 बजे निकाल दिया। Yes, विप्रो म्हणजे ऑनेस्टी, विप्रो मीन्स ट्रस्ट, विप्रो मीन्स इंटीग्रिटी। क्या ये जो 3 जो they are stamped on the individual who works विप्रो। तो मेरा बैंगलोर में ट्रेनिंग था 3 महीने। बाद में आई वाज सपोज्ड टू कम टू बॉम्बे, लेकिन बॉम्बे की जगह आई वाज ट्रांसफर टू कलकत्ता। तो कलकत्ता में 1 साल था। और जो कलकत्ता में थे आपका बेसिक काम था सेल्स ऑफ IT सिस्टम। तो उस वक्त सर IT जो सिस्टम्स थी उसका बेचना इतना आसान था? बहुत डिफिकल्ट था एक्चुअली। वी हैव टू कन्विंस द कस्टमर्स अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइजेशन। क्योंकि बहुत स्पेशली कलकत्ता, हाँ। कोलकाता में तो कॉन्सेप्ट आज भी मेरे ख्याल से वो मशीनरीज के खिलाफ है। यूनियंस का प्रॉब्लम, यूनियन का प्रॉब्लम है, कंप्यूटर से लोगों की रोजगार चला जाएगा ऐसा वो दौर था। और उसमें स्पेशली कोलकाता में आपके लिए कितना कठिन था वो? कठिन था। यानी पहला ब्रेक थ्रू मिलने के लिए इट टुक ऑलमोस्ट 3 मंथ्स।
लेकिन 3 months के बाद में देन ऑर्डर स्टार्टेड कमिंग, क्योंकि वी हैव टू डू कॉन्सेप्ट सेटिंग कि कंप्यूटराइजेशन के फायदे क्या है, फिर प्लस देयर वाज नो एबीएम, देयर वाज नो एमएस डॉस, देयर वाज नो विंडोज, एवरी मैन्युफैक्चरर हैड ओन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ओन आर्किटेक्चर। लेकिन विप्रो का एडवांटेज था कि DBOS करके था, डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम, सो दैट वाज द नीड ऑफ द आवर इन टर्म्स ऑफ, प्लस दे हैड अ वेरी पावरफुल क्वेरी लैंग्वेज, तो डेटाबेस है और आपको कुछ क्वेरी करना है तो इसलिए तो विप्रो दैट वे हैड एन एडवांटेज। और हमारा कंपटीशन था SCL, MNC, ORG, बहुत लोगों ने तो ये कंपनी के नाम भी नहीं सुने होंगे जी। बट आई एंजॉयड द कॉन्सेप्ट सेलिंग, यानी कि कमोडिटी सेलिंग इज समथिंग कि गोल्ड बड़ा 40 रुपए का, गोल्ड छोटा 25 रुपए का, उसमें कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल भी गोल्ड पे छोटा, गोल्ड पे बड़ा यार बरकरार है। कॉन्सेप्ट सेलिंग में मजा आता था बोले। प्लस वी हैड वेरी टफ कंपटीशन फ्रॉम ऑल द नेशनल प्लेयर्स, प्लस बोलते ना देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कप एंड लीग, तो वैसे बहुत बार सामना करना पड़ा कि कल सुबह ऑर्डर मिल रहा है, फिर कल सुबह पता चला कि दूसरे को ऑर्डर मिल भी गया, ऑर्डर भी ऐसा तो होता ही था। तो आप विप्रो में हैं, आप गैब्रियल में, इन दौरान आपकी एक दूसरे से कभी मुलाकात या बात कुछ होती थी? कहीं वापस हरिहर में जाके चाय सुट्टा का दौर होता था? नहीं, वो एक्चुअली मैं बॉम्बे, बैंगलोर, कलकत्ता में था, ये बॉम्बे में थे, तो एक आध बार इस तरह मुलाकात हुआ था। बट व्हेन आई केम बैक टू विप्रो बॉम्बे, तो आई वाज टोल्ड दैट आई हैव टू हैंडल वन अकाउंट, आई यूज्ड टू हैंडल कॉर्पोरेट अकाउंट्स मेनली, तो गैब्रियल अकाउंट क्योंकि प्रदीप कार ने छोड़ा था उस टाइम। मतलब अभी मैं वापस इनके जाता हूँ, हाँ, प्रदीप कार साहब आपसे मुलाकात बीआरसी के हाँ। एक बंदे से हुई जिसको आपने देखा और आपने सोचा कि हाँ। विप्रो लेना चाहिए। तो वो दौर था, फिर हमने कोटेशंस आए, ये हुआ, सब हुआ, फिर उसने कि भी कंप्यूटर, हमारा कंप्यूटर कैसे बेटर है, जैसे ही सेट की DBOS ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो इट वाज ए डेटाबेस काइंड ऑफ थिंग, और उस समय मेनू ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम था। एक तो वो यूनिक्स के टाइम पे क्या होता है कि सब कमांड ड्रिवन होता था, तो पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था इट वाज मेनू ड्रिवन। आप जो भी बोलेंगे हमको मानना पड़ेगा सर। कन्विंसिंग करने के लिए छोड़ चुका था, बट वो केस चालू था। उसका बाद में महेंद्र मम्मानी करके अनदर सेल्स पर्सन, उसके पास में वो अकाउंट आया, तो कन्विंस करने के लिए उन्होंने मुझे फ्लाइट से मुंबई से बैंगलोर लेके गए। मैसूर में उनका प्लांट था और बैंगलोर में उनका एक डेमो सेंटर था, वहाँ पे ले जाके पूरा कंप्यूटर का डेमो दिखाया। We saw the demo and उसके बाद में वापस आने के बाद में भी फाइनलाइज किया ऑर्डर। बट हमारे MD वाज वेरी एडमेंट कि ये ऑर्डर देना है तो आई विल डील विद ओनली द टॉपर्स। प्रेम जी साहब को बुलाइए, ऑर्डर की। और क्या बात, AH प्रेम जी हैड कम पर्सनली टू आवर ऑफिस एंड द ऑर्डर वाज हैंडेड ओवर। उन्होंने ऑर्डर फाइनल करने के लिए प्रेम जी साहब को बुलाया, आपकी मुलाकात हुई थी? प्रेम जी साहब से मुलाकात हुई। प्रेम जी साहब अभी ही वाज वेरी अपसेट। प्रदीप कार भी था उस समय, प्रदीप कार और ये प्रेम जी वाज मूविंग अराउंड इन द रिसेप्शन बिकॉज़ ही वाज वेरी पंक्चुअल। 1 मिनट भी उसको डिले पसंद नहीं थे, तो 2 मिनट डिले हो गया तो इधर उधर चक्कर काटना शुरू कर दिया। देन द मीटिंग स्टार्टेड एंड देन द ऑर्डर वाज हैंडेड ओवर। ऐसा फिर शुरुआत हुआ और उस समय डिफिकल्टीज बहुत थी। हम लोग में आई वाज पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डिवीजन, कंप्यूटर्स वाज पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डिवीजन, और प्लांट का जो वीकली ऑफ होता था वो मंडेज को होता था, हमारा कॉर्पोरेट ऑफ था संडेज को होता। फैक्ट्री पूरा मंडे को बंद होता था, हम लोग मंडे को काम करते थे। तो एक मंडे को वो कंप्यूटर पूरा कंसाइनमेंट आया, इट वाज वर्थ 11 lakhs उस दौर में। 11 लाख रुपए का कंप्यूटर खरीदा और कंप्यूटर आया, ट्रक में भर के आया और उसको फोर्कलिफ्ट से अनलोड करवाना पड़ा। मतलब बहुत बड़ा चैलेंज था। और उसको बाहर में सब बड़े बड़े खोखे, लकड़ी के खोखे, उसमें से सब खोल खाल के बड़े बड़े हेवी 4-4 लोग 5-5 लोग वो फोर्कलिफ्ट से कंप्यूटर उनके अंदर में आया, उसको इंस्टॉल किया। पूरा एयर कंडीशन केबिन पहले से तैयार था और ऐसा करके वो उस समय वो दौर में 8 इंच का हार्ड डिस्क होता था। शायद आप लोगों ने 8 इंच का हार्ड डिस्क देखा नहीं। 8 इंच का हार्ड डिस्क, 8 इंच का फ्लॉपी ड्राइव होता था, टेप ड्राइव होता था, टेप और स्पूल वाला टेप ड्राइव होता था। हमारे लिए सारी माइथोलॉजी एक चीज कॉमन है, वो लाइन प्रिंटर। हमने उस समय लाइन प्रिंटर, बिकॉज प्रिंटिंग लोड हेवी रहता है बड़ी कंपनीज में, तो लाइन प्रिंटर दिया और 4 टर्मिनल्स थे और एक मेन सीपीयू थी। ये कॉन्फ़िगरेशन, एक लाइन प्रिंटर, एक टेप ड्राइव, 11 लाख रुपए का उस समय। कंप्यूटर आने के बाद में फिर हमारा फुल प्रोजेक्ट काम शुरू हुआ
वी हैड फर्स्ट वन सिस्टम डेवलप्ड बाय विप्रो, चंद्रशेखर करके एक इनके सॉफ्टवेयर बंदे थे, वो आए, उन्होंने पूरा, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा अलग रूटीन से, फिर वी हैड एंगेज्ड वन अनदर कंसल्टेंट कंप्यूटेशन सर्विसेज, दे वर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर एंड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब डेटा एंट्री वगैरह सब उनका ही था, उनके ऑपरेटर्स आते थे, दे वर पार्ट ऑफ द गेटवे टीम, हमारी सॉफ्टवेयर की टीम थी, और ऐसा करके हमने वो पहला सिस्टम आपने इम्प्लीमेंटेशन, implementation मतलब वो पर्टिकुलर असाइनमेंट ऐसा था जिसमें आपको परचेज से लेके तो इंस्टॉलेशन तक कंप्लीट right from scratch everything Everything. I was involved. आप विप्रो का सिस्टम आपने लिया और सर विप्रो में थे। फिर ये विप्रो में उस समय ट्रांसफर होके बम्बई में आ गए थे, और फिर गेब्रियल का अकाउंट इनके पास में, मतलब वापस दोस्ती शुरू होगी, एक वापस दूसरे से दोस्ती मुलाकातें शुरू शुरू हो होगी। गई, बायर एंड सेलर इस फॉर्म में दोस्ती तो दोस्ती था ही। I remember उस समय अशोक सूटा साहब was the MD. He was also very fond of meeting all. तो अशोक सूटा had come to our office जी, and face to face ऐसे टेबल टू टेबल बैठ के, अच्छा तो what difficulties you have, how do you find our operating system, ये जैसे he is talking about the ethics or whatever the practices in Wipro, that was the practice of a small account, but Ashok Soota, who was the top boss of Wipro that time, so Premji was the chairman, and so he gradually moved out. But Ashok Soota was the main driver. I think अभी now I think Mindtree, he found Mindtree, and उसके बाद में I think he is having another company. But he had come personally feedback लिया उन्होंने, और इस तरह से वो कंपनीज काम करती है। तो आपका कॉर्पोरेट अकाउंट हैंडलिंग का मतलब क्या है? माल तो बिक चुका था ना? Actually, I used to handle only large corporate accounts. गवर्नमेंट का मेरा इतना ज़्यादा लगाव नहीं था, मैं बोला गवर्नमेंट में उस टाइम भी there used to be lot many hassles and all that. वो I will handle corporate account, that was my strength. क्योंकि उस टाइम क्या ऐसा दौर था कि you have to establish credibility of your organization. Wipro was also new. तो credibility of the organization establish करना plus benefits of computerization. मतलब पहला ऐसा था कि आईटी कंप्यूटर नाम की चीज आपके काम की है, पहले समझा। Yes, yes, yes. दूसरा, एक इंडियन कंपनी विप्रो आपको हाँ। अच्छा कंप्यूटर दे सकती है, Yes, yes. एथिकल कंपनी, ये Yes, समझाना। yes, very good. और उसके बाद उन्हीं लोगों को वापस कॉर्पोरेट अकाउंट को सर्विस भी देना। नहीं बरोबर. तो ये ये अपग्रेडेशन होता है, आपको एडिशनल इक्विपमेंट खरीदना पड़ता है, तो यू हैव टू बी इन टच विद द कॉर्पोरेट। दैट्स व्हाट आई थिंक, मतलब अगर आप टच में हो तो आपको सर्विस देनी है, आपको सर्विस देने की बात सुननी है, तो मतलब पूरा एंड टू एंड। End-to-end corporate actually मेरा और भी 2-3 accounts था. जी. I used to handle only 4 accounts, but all the 4 accounts you have to handle perfectly. उसमें 100% घुस के काम करना पड़ता क्या है. मार्जिन होगा तो आप सोचो, मार्जिन बहुत था. कितना मार्जिन होगा? 4 अकाउंट के लिए मतलब जनरल व्याज का बंदा अपॉइंटेड है, मार्जिन बहुत था. उस टाइम हमको 250 रुपए पर डे अलाउंस था फॉर टिप्स, लॉन्ड्री एंड मशीनरीज एक्सपेंडिचर विदाउट ओवर. मुझे आज भी नहीं मिल सकते ना। रिजल्ट का टाइम है, इट इज इक्वल टू 5 to 10,000 rupees of today. That was on miscellaneous expenditure without any expense like. मतलब आपकी सैलरी उस वक्त काफी ज्यादा थी इनसे, 4 के ऊपर ही था उस टाइम, 4,000 के ऊपर था, बट दैट वाज सफिशिएंट. मतलब कभी आपस में सैलरी की बात नहीं होती क्या? तेरी 2 मेरी 4, यू आर बाहर, आई एम सेलर। उसमें हो गया मुझे अभी एक किस्सा याद आ गया कि जैसे विप्रो आइज टू वर्क इन बैंड्रा वेस्ट, और वहीं पर ऊपर रेसिडेंस था एमडी के घर के वहाँ पर, और इनका ऑफिस था मुलुंड में. तो कभी कभी सेकंड हाफ में अगर मुलुंड में कॉल हुआ गैब्रियल में, तो गैब्रियल में कॉल करना, काम बीम करना, फिर इनके घर में जाना, फिर बाहर जाके खाना वगैरह खाना, वहीं सोना, दूसरे दिन इनका शर्ट पहन के फिर घर में आए. मैंने तो कॉलेज के दौर में सुना था कि आप बहुत बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते थे। I was Mr. Vyasi, Yes. 77. इसका क्या इंस्पिरेशन था कॉलेज में? मतलब इंस्पिरेशन ऐसा कोई खास नहीं था, बट हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में वैसे खास इंस्पिरेशन रहते नहीं तब। 2 लड़कियां थी, सिर्फ 2 ही लड़कियां थी, बाकी इंस्पिरेशन कोई नहीं था. उनमें से कोई स्पेशल इंस्पिरेशन मतलब? नहीं, मेरा एक्चुअली क्या डबल एंट्री स्ट्रक्चर था, तो लोगों को जो 6 महीने में रिजल्ट आता था वो मेरे को 3 हफ्ते में आता था फॉर बॉडी बिल्डिंग, मस्कुलर वगैरह. तो थर्ड ईयर में 77-70 I got Mr. Vyasi title. Thus I was also selected for All India Junior National Bodybuilding Competition at Calcutta. अरे वाह, वो भी सिलेक्शन हुआ. फिर 4th ईयर में I was selected for Indian Navy. अच्छा हाँ, इंडियन नेवी में सिलेक्शन हुआ, लेकिन उस टाइम ये जो मेडिकल रहता था 4-4 दिन का रहता था,
तब पता चला कि थोड़ा स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ा जामजुम है और एफआई है, तो इन फ्यूचर बैक पेन हो सकता है, स्पेशली इफ यू डू लॉट ऑफ फॉरवर्ड बेंडिंग एंड लिफ्टिंग साइमल्टेनियसली। जी मेरा वैसे भी उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, प्लस आई वाज द ओनली सन, तो मेरे को नेवी में इधर उधर शायद भेजा भी नहीं रहता, बट देयर आई केम टू नो कि अपने को ये प्रॉब्लम है। बॉडी बिल्डिंग हुई तब उसमें फायदा हुआ कि मतलब नहीं? नहीं, उसका फायदा हुआ, टचवुड बाय ग्रेस ऑफ गॉड, इवन टुडे आई एम फेसिंग दैट। नहीं मैं फायदा नहीं बोल रहा सर। हाँ मैंने वही बोला था। इतने दर्द मारने के बाद भी अगर सिर्फ L5 L4 खराब है पता चल रहा है ठीक नहीं है। मेरा बॉडी इतना अच्छा था कि लड़कियां तो छोड़ो, लड़के लोग देखते थे इतना अच्छा था। ये तो बड़ी रिस्की में जिंदगी। ये मेरे पास फोटो है उस टाइम के, मैंने फिर स्कैन करके आई प्रिजर्व दी सॉफ्ट कॉपी। जी बट इन जनरल एनी एक्सरसाइज दैट यू बट सेल्स वालों के लिए पर्सनालिटी का अच्छा होना, लॉजिक अच्छे होना इसका बेनिफिट होता है। उस दौर का एक किस्सा याद है, एक रात को मतलब इंजीनियरिंग का आई थिंक 4th ईयर वगैरह होगा वो, तो रात को इलेक्शन का दौर था, हम लोग इलेक्शन का बहुत बड़ा तब इलेक्शन होते थे। रात भर हम लोग इलेक्शन कैंपेनिंग करते थे, रोड पेंट होता था, ये सब होता था। तो कुछ बैनर पेंटिंग वेंटिंग चल रहा था और हम लोग इसके यहाँ पे थे रात में, और कहीं कुछ सिगरेट विगरेट लाने जाना था, ये करना था, तो इसने ही ट्राइड वेयरिंग माई शर्ट। जी मेरा शर्ट लेकिन ये इसके ऊपर यहाँ से चढ़ नहीं रहा। इतनी बॉडी मजबूत बना। आज जो फोर आर्म है वो रिश्ता एक्चुअली। क्या बात नहीं, पर सर एट दिस एज यू आर क्वाइट फिट। आप दोनों भी कोई बोल नहीं सकते, मतलब मैं सीनियर बोल रहा हूँ पर कि नए लोगों को पता चलेगा आप सीनियर, अदरवाइज तो इतना काफी फिट है। Both are born in October. Next month we'll both complete 64 and enter 65. वाह। तो ऐसा दौर चल रहा था कि आप विप्रो में थे, आप गैब्रियल में थे, फिर गैब्रियल का कितने साल काम किया सर आपने? मैंने गेब्रियल में 4 साल काम किया, और 4 साल के बाद में फिर कंपनी में कुछ लेबर प्रॉब्लम शुरू हो गया, लॉकडाउन हो गया, फिर हमारे MD जिनके साथ में मेरा हमेशा डायरेक्ट रिपोर्टिंग होता था जी। वो भी छोड़ दिए, और फिर बड़े बड़े सारी सिस्टम्स इम्प्लीमेंट हो गई थी, सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया था, सक्सेशन प्लान पूरा इम्प्लीमेंट हो गया था, जो पूरा कोई मैं अगर छोड़ता हूँ जी। कंपनी कौन देखेगा, जी। सब कुछ पूरा प्लान हो गया था। फिर देन आई डिसाइडेड टू क्विट करके मैंने फिर आई हैड ऑफर ऑफ सोनाटा सॉफ्टवेयर करके कंपनी, उसने मुझे इंटरव्यू हुआ, उसके बाद में दे हैड गिवन मी ऑफर कि भाई जॉइन अस, तो ठीक है, आई वाज विलिंग टू जॉइन, बट देन दे सेड कि नहीं यू हैव टू वर्क इन मार्केट। अच्छा तो व्हिच वाज नॉट माय फिट, तो आई सेड कि आई डोंट वांट मार्केटिंग, यू गिव मी अदर, बोले नहीं वी हैव ओपनिंग ओनली इन मार्केटिंग, तो मैंने छोड़ दिया। जी फिर उसके बाद में the people with whom we were working in Gabriel, who did the most of the development and operational work, जी computation services मैंने जैसे बताया, Mr. कोतवाली वाले जी was the owner of partner of that company, computation services, Mr. Shenoy and कोतवाली वाले, these were the two partners. तो ये 4 साल में we were very friendly, and कोतवाली वाले happened to be from Nagpur, अच्छा happened to be from जी। Nagpur, तो ऐसा उनसे परिचय हो गया, तो he said कि विलियम जब कभी भी तेरे को कुछ काम का जरूरत होगा, we have lot of work, हम लोगों के पास काफी काम है, तो you can always join us। जी तो फिर सोनाटा छोड़ के फिर आई सेड कि चलो ठीक है, कोतवाली वाले के विल वर्क, तो आई वर्क विद देम, आई वर्क ऑन 4 असाइनमेंट्स, इंडो फार्मा You करके। joined them? No, I did not join. I started my own consultancy by name MIT. कंसल्टेंसी डायरेक्टली, मतलब जॉब क्या डायरेक्ट कंसल्टेंसी? Direct, I started my own company. कोई रीजन कि आप ऐसा जॉब नहीं करना, क्योंकि एक जॉब तो छोड़ दिए, आपका ऑप्शन तो काफी मिल सकते थे। पहले जॉब में मेरा जो ओवरऑल रियलाइज हुआ कि मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता। अच्छा प्लस मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करता था, मैं मतलब सुबह में जाता था, मेरा ब्रेकफास्ट कंपनी में होता था, मेरा लंच कंपनी में होता था, मेरा डिनर भी कंपनी में होता था, रात को 10-11 बजे मैं घर में आता था। जी मतलब वो काम करने के लिए मुझे आई वाज जैसे वर्क अल्कोहलिक होते हैं, आई वाज वर्क अल्कोहलिक टाइप, क्योंकि कोई नया सिस्टम बन रहा है, पूरा शॉप फ्लोर पे कोई चीज़ स्टडी हो रही है, इम्प्लीमेंट हो रही है, सब कुछ दिन रात काम होता था। जी प्लस कंप्यूटर बहुत स्लो होते थे उस जमाने जी। में, और काफ़ी वॉल्यूमिनस डेटा होता था, क्योंकि रात भर हम लोग कुछ प्रोसेसिंग लगाए, कोई जी। बड़े बड़े लेजर्स की प्रिंटिंग होती थी तो रात रात चलता था, तो मैं 2 टेबल लगा के सोया भी हूँ कंपनी के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा काम से मुझे डर नहीं लगता था। तो 4 साल मैंने बोला यार ये इतना सारा मैं किसके लिए क्यों काम करूँ, ये काम मैं अपने लिए करूँ तो ज़्यादा बेटर है। ठीक। प्लस मेरा इमीडिएट बॉस वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मेरी उसके साथ कभी नहीं चलती थी। तो बट
हमारे जो ऑडिटर थे उस समय FRP, फोर्ड रोड्स एंड पार्क, बड़ा मतलब फेमस ऑडिट कंपनी था। तो एक आई थिंक विद इन द फर्स्ट ईयर उनको एक चैलेंज आ गया कि भी एक रजिस्टर ऑफ कंपनीज की तरफ से कुछ नया नोटिफिकेशन आ गया कि भी कंपनीज को अभी नाउ दे हैव टू कीप डेप्रिसिएशन इन रिटर्न डाउन वैल्यू ओनली। उस समय सिंपल मेथड से वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता था एंड आवर बुक्स आल्सो देयर ऑन सिंपल मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। बट जैसे कि भी अभी ये सबको WDV पे ही जाना है, तो बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। बोले यार इतने साल कोई एसेट तो 15 साल पहले खरीदा है, कोई 25 साल पहले खरीदा, तो वो सब मैनुअल लेजर्स होते थे, तो निकालो उसका डेट ऑफ परचेस से आप फिर WDV कैलकुलेट करते रहो और फिर आज का WDV पे आओ। मैं आई वॉज जैसे चंद्रिका सर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था मुझे, तो मैथमेटिक्स में वो मैं सब पूरा वो फॉर्मूलेज वगैरह लगा के ये किया कि भी वो एसेट कोई साल में परचेस किया हुआ है उसका आज के तारीख पे ये गैब्रियल में ये सब किया और देन आई प्रूव्ड, मैंने पूरा वो ये किया कि भी एक यू डोंट हैव टू गो बैक टू ऑल दैट, यूजिंग दिस मेथड यू कैन कैलकुलेट WDV आज ही आप पॉसिबल। तो उस समय वो जो ऑडिट फर्म के जो पार्टनर थे जैसे प्रधान आई रिमेंबर, तो उनको मैंने वो प्रेजेंटेशन किया पूरा कागज पे, पूरा ये करके सब लॉग ये वो करके e⁻x पूरा G⁻x क्या होता है मतलब बोलिए ले थोड़ा। तो वो सब करने के बाद में और 2-4 सैंपल्स उन्होंने कैलकुलेट करके देखा और फिर वो अपनी मेथड से कैलकुलेट किया और ये सब अभी यार बोले ये तो बड़ा मिलियन यार तुझे तो हमारा काम बहुत आसान कर दिया। ये तो मतलब हम लोगों को नॉट ओनली इन गैब्रियल, हमको तो सारी हमारे जितने क्लाइंट्स हैं उसके अंदर में बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। शायद उन्होंने वो मेरा जो पूरा वर्किंग था वो किसी उनके इसमें मैगजीन में भी पब्लिश करवाया, अकाउंटिंग मैगजीन जो निकलती थी, और उसके बाद में आई बिकेम ए ब्लू आइड बॉय ऑफ और ऑडिटर। वो ऑडिटर मुझे इतना चाहने लगे कि यार मेरे तुमने हमारा काम इतना आसान कर दिया, इतना ये कर दिया, ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड। तो बताने का मतलब ये है कि वो काफ़ी सारे जो चीज़ें होती थी वहाँ पे, कभी कभी कोई प्रधान साहब से कोई चीज़ साइन कराना है, कोई डॉक्यूमेंट साइन कराना, ये वो मेरे को भेजा जाता था। ऑडिट में हमारा परमाणु के अंदर में वहाँ पे दूसरा फैक्ट्री था इंजन बेयरिंग्स का, वहाँ पे भी फिर मैं ये बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली मैं देखता था। जैसे और कुछ कंसल्टेंट थे हमारे साथ में, SK भट्टाचार्य जी थे और MD मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे, उनके साथ भी मैंने लाइसेंस किया। तो मैंने काफ़ी सारा तो आपने 4 साल में मतलब पूरा आपने सीख लिया था गैब्रियल, पूरा गैब्रियल के अंदर में अकाउंटिंग पूरा ABCD सीख लिया था, मैनेजमेंट से लेके टेक्निकल चीजें सब आपने गैब्रियल में सीख ली। प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, हर डिपार्टमेंट का स्टडी करना, अगर उसको कंप्यूटराइज करना है तो राइट फ्रॉम स्क्रैच आपको सिस्टम स्टडी करना है। तो इसका आपको जो लोग उनके साथ थे बहुत ज्यादा उन लोगों ने मतलब आपको फिर से कंसल्टेंसी फिर ये सब चीजें हुआ, फिर उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, तो मुझे ICICI का एक अकाउंट उन्होंने मुझे दिया उस वक्त। ICICI में शिखा शर्मा, शी वाज अगेन माय सीनियर, जो अभी एक्सिस बैंक में एक्सिस बैंक की जो टॉप बॉस अभी रिटायर हो गई, अच्छा, तो उसके साथ मैंने अक्रॉस द टेबल काम किया। तो शिखा यूज टू एक्सप्लेन कि भी मिले हमको ये ऐसे ऐसे करना है, इस तरह से डेटाबेस बनाना है, इस तरह से कंपनीज का डेटाबेस बनेगा। उस समय बहुत लिमिटेशंस थी, कोबॉल ऑपरेटिंग सिस्टम था, कोबॉल लैंग्वेज था जो प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता था। कोबॉल के अंदर में विद स्टैंडर्ड फाइल सिस्टम्स, फ्लैट फाइल्स होती थी या इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स होती, तो उस समय ओपन एंडेड डेटाबेस बनाना यूजिंग कोबॉल वाज अ बिग चैलेंज। तो भी हम लोगों ने किस तरह से एक फिक्स्ड भी 150 कैरेक्टर्स का फील्ड लेके उसके अंदर में हो सकता है काफ़ी कुछ डेटा इनकम्प्लीट रहेगा, कुछ ब्लैंक फील्ड्स पड़े रहेंगे, इस तरह से बहुत मैक्सिमम पॉसिबल इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना के वो तो मतलब ICICI का बड़ा अकाउंट आपका ICICI का अकाउंट मैंने एग्जीक्यूट किया था। उस समय हिंदुस्तान पेंसिल्स था, इंडो फार्मा था, ऐसा या एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। एज ए कंसल्टेंट काम तो करता उस वक्त कंपनी का नाम क्या? MIT मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन तो टेक्नोलॉजी। आप बॉम्बे में रह के ये सब काम बॉम्बे कर में रहे हैं। रहता था। आई हैड लेफ्ट गैब्रियल, मैंने मुलुंड में ही एक मकान किराए से लिया, फ्लैट किराए से लिया, वहीं से मैं ऑपरेट करता हूँ। मतलब आपका जॉब खत्म हुआ, आपने कंसल्टेंट शुरू कर दिया, आपके अकाउंट भी आप बॉम्बे में रहते हैं। उस दौर में सर आप क्या कर रहे थे? बोले जैसे विप्रो में था तो आई थिंक 83-85 आई वाज इन विप्रो जी। बॉम्बे और कलकत्ता, बैंगलोर में तो ट्रेनिंग ही था जी। बाद में समहाउ आई वाज इफ आई मे यूज द वर्ड आई वाज होमसिक, मुझे ऐसा लगा कि नागपुर जाना चाहिए, आई शुड गो बैक टू माय प्लेस। ये बॉम्बे में रहने वाले लोगों को बहुत होता है सर ऐसा। नागपुर वाले को तो बहुत होता है। नागपुर वाला बॉम्बे जब जाता है तुरंत होमसिक हो जाता है सब लोग। So in the meantime, I got offer from Blue Star Limited as area manager for Vidarbha region and part of MP.
उस टाइम छत्तीसगढ़ में ब्लू स्टार का आईटी था उस वक्त? ब्लू स्टार वाज एसी एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन आज पहले सबसे पहले आप जो वोल्टास में थे, हाँ वोल्टास में आपका होटल में भी इट वाज एन एमटी मशीन टूल मटेरियल हैंडलिंग अच्छा और दैट वाज मैकेनिकल वाला जो हाँ और ब्लू स्टार में सिर्फ ये था एरिया मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग अंडर द सन, एवरीथिंग अंडर द सन आपके एरिया में जो हो रहा है इट वाज बेसिकली सेल्स जॉब प्लस एडमिनिस्ट्रेशन प्लस अकाउंट्स ऑल टू बी डन बाय वन पर्सन। अच्छा और उसमें एक्चुअली व्हेन आई जॉइंड ब्लू स्टार आई गेव टू नो मेनी थिंग्स क्योंकि विप्रो में क्या हम लोग बहुत हाई लेवल पे काम करते थे, हाई लेवल के लोगों से मिलते थे जी तो वी नेवर न्यू व्हाट आर द थिंग्स बिलो। ब्लू स्टार में जब मैं ज्वाइन किया तो आई केम टू नो एवरीथिंग अंडर द सन रिलेटेड टू ट्रेड। डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, एएमसी क्या होता है, वारंटी क्या होता है, कंप्रेसर रिप्लेसमेंट क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, सर्विसेज कैसे दी एलआर जाती क्या होता है, डेमोरेज क्या होता है, ये एवरीथिंग प्लस आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू क्लाइंट तो था ही इन कॉर्पोरेट आई यूज्ड टू हैंडल इन विप्रो लेकिन अपार्ट फ्रॉम क्लाइंट हैंडलिंग आई आल्सो केम टू व्हाट यू कॉल द हैंडलिंग ऑफ चैनल क्योंकि उस टाइम जैसे मयूर गोलर ही वाज अवर डीलर एट नागपुर फॉर एग्जांपल। मयूर तब से ऐसी काम करते थे हाँ तो मयूर गोलर वाज अवर डीलर तो अपार्ट फ्रॉम क्लाइंट हैंडलिंग अपार्ट फ्रॉम एक्चुअल एंड यूजर से दी डीलर चैनल से उसका मुझे अनुभव ब्लू स्टार से चालू हुआ प्लस एवरीथिंग रिलेटेड टू अकाउंट्स एवरीथिंग रिलेटेड ये जो अपना ट्रेडिंग में जो भी एक्टिविटीज है वो कंप्लीट किया था। मतलब वसूली करना आप वहां से सीखे? बिल्कुल वसूली करना है वो सब और इट वाज अ वन मैन शो और मुझे कभी शर्म नहीं था कभी आई रिमेंबर स्टिल कि एक सीपीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए थे मिस्टर चरण दास ही वाज अ बिग शॉट एट दैट टाइम तो चाय मैं अकेला था और मेरे साथ एक असिस्टेंट था वो बैंक में गया था तो उनको चाय पिलाना था तो मैं एक्सक्यूज मी सर 1 मिनट में आता हूँ वगैरह तो बोला हाँ ठीक है उनको लगा मुझे वॉशरूम जाना है ये वो वगैरह तो अंदर जाके किचन में चाय बना के ले गया यानी अपने को ऐसा कभी शर्म नहीं था कि अपन एमबी है ये है फलाना सेल्स वालों को शर्म होती ही नहीं है सर बेसिकली। तो ब्लू स्टार का मुझे वो फायदा हुआ कि आई केम टू नागपुर दैट इज नंबर 1 एंड नंबर 2 एवरीथिंग अंडर द तो चैनल सेल्स everything. एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट जैसे इन्होंने गैब्रियल में आपको जो एक्सपोजर मिला वैसे सेल्स रिलेटेड और अकाउंट्स रिलेटेड आप आई यूज्ड टू हैंडल गोडाउन आल्सो गोडाउन पे जाना स्टॉक कीपिंग करना इंडेक्स कार्ड से वो सब एवरीथिंग अंडर द उस दौरान आप नागपुर में आ गए थे Yes, और yes. नागपुर में आप एस्टैब्लिश हो गए थे, नागपुर में आपका काम चालू था। Yes, yes. तब आप बॉम्बे में कंसल्टेंसी कर रहे थे। मेरा बॉम्बे में अपना एमआईटी चल रहा था तो उस दौर में मिस्टर कोतवाली वाले जो कंप्यूटेशन सर्विसेज के पार्टनर उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट किया था वीएसएस कंप्यूटर्स। वीएसएस कंप्यूटर्स में दे हैड पीपल फ्रॉम एक्स पीसीएस कुछ इंजीनियर्स थे उन्होंने मिलकर देवनागरी के फोटो टाइपसेटर्स के डेटा एंट्री मशीन्स बनाई थी, डेटा एंट्री टर्मिनल्स बनाई थी। तो उस दौर में जो न्यूज़पेपर्स होते थे वो ऑफसेट प्रिंटिंग पे छपते थे और उनका जो डेटा कंपोज होता था वो टाइपसेटर पे होता था। डार्क रूम होती थी, डेटा एंट्री होता था, फिल्म्स एक्सपोज होती थी और फिर प्लेट बनती थी प्रिंटिंग। तो ये सारी जो मशीन्स होती थी इंपोर्टेड होती थी। तो सारी इंपोर्टेड मशीन्स जो अलग अलग ब्रांड्स की मशीन्स इंपोर्ट होती थी उनके लिए पीसी बेस्ड उस दौर में फिर पीसी आ चुका था एक्चुअली उससे पीसी आ गया था लेकिन सीपीएम बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। कुछ टर्मिनल्स मशीन्स आती थी जैसे आईडीएम 40 S40 करके मुझे याद है आईडीएम S40 का एक मशीन आया तो दैट वाज सीपीएम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसे कुछ मशीन्स को यूज करके उन्होंने देवनागरी का डेटा एंट्री के लिए मशीन्स बनाया था। तो दे वर सेलिंग टू ऑल न्यूज़पेपर्स। तो उस प्रोसेस के अंदर में दैट सोल्ड टू नवभारत आल्सो नागपुर में। अच्छा। तो नवभारत का फिर कोतवाली वाले यूज्ड टू कम फॉर सेलिंग एंड ऑल दैट। तो देन ही डेवलप्ड गुड रिलेशनशिप विद मिस्टर प्रकाश महेश्वरी ऑफ नवभारत। तो ऐसे बात में बोला कि यार अभी तुम है तो हमको भी कुछ सॉफ्टवेयर या कंप्यूटराइज करवा दो। तो देन ही केम बैक एंड सेड कि ठीक है आई विल फाइंड आउट इफ समबडी कैन मैनेज दिस। तो बोले विलेट नागपुर में नवभारत का काम निकल रहा है तो आर यू इंटरेस्टेड इन टेकिंग दैट जॉब। किसी नागपुर वाले को ये सवाल नागपुर वाले को पूछा तो हाउ कैन आई रिफ्यूज। तो मैंने बोला भी आई एम वेरी मच इन। तो ऐसा करके फिर मैं एक महीने में 1 वीक के लिए मैं नागपुर आता था। 1 वीक आई रिक्रूटेड पीपल फॉर कंप्यूटर्स लाए। वीएसएस से सारे कंप्यूटर्स आते थे। वीएसएस कंप्यूटर्स हमने कंप्यूटर्स लाए यहाँ पे मैन पावर रिक्रूट किया। नवभारत में ही बैठ के सारा उनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शुरू हुआ। मतलब उसको का बॉम्बे नागपुर शिफ्ट कर रहा
उसी समय फिर मैंने MIT के अंदर में एक और अकाउंट था हिंदुस्तान लीवर छिंदवाड़ा। हिंदुस्तान लीवर छिंदवाड़ा का भी कुछ काम किया, वहाँ पे भी मैंने को रिक्रूट करके वहाँ पे प्लेस किया। पूर्ति करके लड़का था, डेटा एंट्री वहीं पे जाके करता था, सॉफ्टवेयर अंदर आया। उस समय सॉफ्टवेयर उसमें PCs का जस्ट एंट्री हो गया था और DBase 3 और POX-Pro वगैरह बाद में आया। तो ये अभी तक के जितने भी नाम आए हैं, अभी माइक्रोलॉजी से आर्कियोलॉजी का सर्वे तक आगे सर क्योंकि ये नाम आर्कियोलॉजिकल सर्वे में ही दिखने मिलते हैं। तो ऐसा फिर हमारा डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया। काफ़ी इट वाज वेरी चैलेंजिंग वर्क अगेन, कोई भी राइट फ्रॉम स्क्रैच स्टडी करके नया न्यूज़पेपर का सिस्टम स्टडी करना, डेवलप करना, तो वो हमने इम्प्लीमेंट किया। तो उस प्रोसेस के अंदर में फिर महेश्वरी साहब बोले कि भैया ये मिलिंद तुम आते हो मुंबई से, तो क्यों ना हम यहाँ पे कोई कंपनी शुरू करते हैं मिल के साथ में। तो फिर माई सेल्फ, मिस्टर कोतवाली वाले के पार्टनर थे मिस्टर शिनॉय और महेश्वरी साहब, ऐसा मिलके यूनिलॉजिक सिस्टम्स फॉर्म हुआ 1987 में। क्या बात। तो आपका यूनिलॉजिक शुरू हो गया, उसमें वही काम हो रहा था जो इससे पहले होता था, जो कंसल्टेंसी में चल रहा था? जो डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम वहाँ पे होता था। हम लोग नवभारत के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे। देन वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर न्यू कस्टमर्स। वही जो हमारे पास में प्रोग्रामर्स थे, तो उनको ही यूज करके हम और भी कस्टमर्स के लिए सॉफ्टवेयर। आप नागपुर में आ गए थे? नागपुर में आ गए थे सर, आप भी नागपुर में आ गए? वर्धा रोड में हमने ऑफिस लिया हुआ था। चांदेकर साहब का भी ऑफिस ब्लू स्टार का वर्धा रोड में ही थोड़ा सा आगे में अंदर में था। हमारा रोज का मिलना शुरू हो गया था। सिगरेट मैं बता रहा हूँ सर, मैं सही बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में जो बॉन्डिंग है वो सिगरेट से शुरू होती है। एक्चुअली आई लाइक टू ऐड हियर वन मोर थिंग कि जैसे इनका ऑफिस उस टाइम म्हणजे इनका म्हणजे उस टाइम यूनिलॉजिक ऑफिस वर्धा रोड, अपना एक 4 मकान छोड़ के तो आते थे, सिगरेट ये वो तो चलता था। बट अगेन यूनिलॉजिक वाज माय कस्टमर बिकॉज दोस्त हैड सोल्ड सम एयर कंडीशनर्स टू यूनिलॉजिक। मतलब ये देखो, ये पक्के सेल्स वाले था। किप्रो में भी जामन देखा, यहाँ भी दोस्ती अपनी जगह, सेल्स अपनी जगह है। तो ऐसे आपका यूनिलॉजिक चालू हुआ, मतलब पहली बार जब यूनिलॉजिक चालू हुआ तो चांदेकर साहब उसका पार्ट नहीं थे। अच्छा, मतलब आप 4 लोगों ने काम चालू कर दिया और ये ब्लू स्टार में ही काम करते थे। तो मतलब फिर आप दोनों का मतलब जब काम चल रहा था तो कैसे, मतलब आप कैसे मतलब 88 I was promoted and I was supposed to join Blue Star Pune as branch manager. लेकिन मुझे ऐसा नागपुर छोड़ने की इच्छा नहीं थी और हम लोग रोज मिलते थे, तो दिस टॉपिक वाज ऑलवेज डिस्कस। तो देन इट्स स्ट्रक कि अरे व्हाई नॉट वर्क टुगेदर। तो मतलब अच्छा, ऐसा आप विप्रो में काम किया, आपने वोल्टास में काम किया, ब्लू स्टार में काम कर रहे हैं, आपको ब्रांच मैनेजर की पोजीशन पुणे में मिल रही है और डेफिनेटली आपकी दोस्ती थी, आप एक दूसरे से मिलते थे। बट आदमी फ्यूचर के बारे में सोचता है, यूनिलॉजिक वाज अ न्यू कंपनी। एक्चुअली व्हाट यू से इज वेरी करेक्ट कि यूनिलॉजिक वाज अ न्यू कंपनी प्लस काइंड ऑफ प्रेजेंट सैलरीज वो उधर था, वो बहुत डिफरेंट था। बट आई हैड फुल कॉन्फिडेंस इन हिज एबिलिटीज एंड हिज विजन। दैट वाज नंबर 1। नंबर 2, इट वाज अ होम कमिंग फॉर मी कि आई एम कमिंग बैक टू आईटी। जैसे मेरा विप्रो में आईटी से एसोसिएशन था, ब्लू स्टार में छोड़ गया था, एसीआर में आया था। I was very happy to get उसमें आईटी का क्रेज बहुत था। अरे एकदम झाड़ आईटी पूरा सनराइज इंडस्ट्री था, मतलब पूरा नया था राइट फ्रॉम स्क्रैच। मुझे मालूम है जब विप्रो का पहला साल का टर्नओवर वाज 6 करोड़। 6 करोड़ वाज द फर्स्ट ईयर टर्नओवर। मतलब 11 लाख की मशीन वाला भी काम 6 करोड़ में होता 6 करोड़ भी था। अच्छा, मतलब ऑल इंडिया इतना काम होने के बावजूद 6 करोड़ में था। पर मैं बड़ी बात है ना सर, देखा जाए तो कि एक MBA VRC से पास आउट, ठीक है, आप तो आपको अपने ऊपर भरोसा था, आप काम कर रहे थे, आप सिस्टम में थे, आपको पता था, आपके क्लाइंट्स थे। बट somebody who was not in the field was working for other field, पर वो ब्रांच मैनेजर की पोजीशन पे जाने वाला आदमी आपकी कंपनी में काम करने को तैयार है। मुझे लगता है कि आप डायरेक्टली डायरेक्टर तो नहीं बने थे उसका। नहीं, एक्चुअली आई जॉइंड एज अ मार्केटिंग मैनेजर, क्योंकि उस टाइम में से दोनों को देखना पड़ता कि इन्हें whether I am suitable for X, whether X is suitable for me, both the things are there. तो आप एज अ मार्केटिंग मैनेजर I joined as a marketing manager April 88. Then within 1 year जो मिस्टर शिनॉय करके थे कोतवाली साहब के पार्टनर, he resigned from that Unilog, so I took his share and then I became a partner. Okay, After about 1 year. मतलब आप लोगों का पहले ऐसी बात हो गई थी क्या, जैसे जब काम Some kind of I think at the time of joining that understanding was there कि this is our company. This is our company. But because these 4 people were there, महेश्वरी साहब थे, कोतवाली वाले तो ठीक है, कोतवाली वाले साहब नागपुर के थे और इनके रिलेशन में भी है कोतवाली वाले, मिस्टर शिनॉय। तो मैंने बोला कि डे 1 पे वी कैन नॉट थिंक ऑफ ज्वाइनिंग ऑन द बोर्ड,
तो बट ग्रेजुअली एज द टाइम प्रोग्रेसेस वी विल, मतलब जब आप ज्वाइन किए तो आपको पता लगा कि अंडरस्टैंडिंग था कि यू विल जॉइन एज वन ऑफ द पार्टनर्स। और फिर वो टर्निंग पॉइंट हमारा आया बिकॉज VSS ने एक और देवनागरी प्रोडक्ट डेवलप किया, दैट वाज DTP सिस्टम्स, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ओके, दैट वाज अ वेरी रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री। देवनागरी में लेजर प्रिंटर पे कंपोजिंग करना, उस समय फोटो टाइपसेटर्स थे जी। तो ये चीज टोटली नई थी। उस समय HP नाम का कंपनी भी नहीं था। जी। वी यूज्ड टू फर्स्ट लेजर प्रिंटर हमने खरीदा था वो रिको का लेजर प्रिंटर हमने खरीदा था। रिको का लेजर प्रिंटर, फिर वो क्या मॉडल नंबर होता है क्या? पिक्चर भी समझा ही तो सर। 26,000 रिको। मुश्किल है सर हमारा तो। रिको, QMS ऐसी कंपनीज के लेजर प्रिंटर आते हैं। ओके, तो वो लेजर प्रिंटर यूज करके IBM PC, फिर उस पे हमने लैंग्वेज कार्ड बेस्ड हमारा वो पूरा सॉफ्टवेयर था, वेंचुरा में कंपोजिंग होता था। तो ये सब चीज नई थी। तो हम लोगों ने फिर मैन पावर रिक्रूट किया, ऑपरेटर्स को ट्रेन किया लैंग्वेज कार्ड के ऊपर भी, कैसा डेटा एंट्री करना, प्रोटोटाइप सेटिंग कैसे करना, पेज लेआउट कैसे करना वेंचुरा के अंदर में। और फिर ये सब पूरा ट्रेन हो गया, फिर देन वी लॉन्च दैट प्रोडक्ट। तो सर ये जब आप सेल्स का काम करते थे तो आपको भी ये सारे फीचर्स के बारे में पढ़ाई करनी पड़ती होगी? नहीं, फीचर्स के बारे में पढ़ाई करनी पड़ती थी, लेकिन आई विल से 20 to 30% टेक्निकल एंड रेस्ट बाकी बातचीत। हाँ, बाकी बातचीत। और जैसे बोलो कि कॉन्सेप्ट सेल में मजा आता था जी। तो उस टाइम भी फॉर DTP ऑल्सो वी हैड टू कन्विंस पीपल, वी हैड टू जैसे उनसे मैटर लेना, फिर उसको कंपोज करके उसका आउटपुट देना, फिर वो देखते थे कि नहीं अच्छा है, सेटिंग अच्छा है, प्लस लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें नॉर्मल इसमें क्या फिर से पूरा पेज करो ये वो वगैरह। And April 88, I still remember my elder son was here sometime back. He's in the US now. जी। He was born on 22nd May 1988. अच्छा। तो उस टाइम हमारा DTP का रोड शो चल रहा था रावेल होटल में। And रोड शो। हाँ, as you know, he said sometime back, Unilogic was the first company to go in for road show of a particular product launch for I think 3 to 4 days. 4 days, होटल रावल में। जी। और एवरी डे देयर यूज्ड टू बी फ्रंट पेज ऐड ऑन, किसी दिन नागपुर टाइम्स में होता था, किसी दिन दीपक में होता था, किसी दिन नवरत्न में होता था। ऐसे वन ऑफ दी न्यूज़पेपर पे फ्रंट पेज में ऐड देते थे और दैट वाज अ ग्रैंड सक्सेस। उस दौर में 4 दिन का रोड शो होटल रावल में, राधिका और रावल दो ही होटल हुआ था जी। रावल के अंदर में हमारा था। इट वाज अ ग्रैंड सक्सेस। जी। उसके बाद में फिर जो तेजी से हमने प्रोडक्ट्स को बेचा है वो मतलब ऑल ओवर सेंट्रल इंडिया वी सोल्ड ह्यूज क्वांटिटीज। तो सारे न्यूज़पेपर में ऑलमोस्ट पूरा मोनोपोली प्रोडक्ट था एंड इट वाज अ सॉल्यूशन प्रोडक्ट। बेसिकली व्हाट वाज इंपॉर्टेंट वाज वी वर सेलिंग अ सॉल्यूशन, ऐसा सेलिंग अ प्रिंटिंग सॉल्यूशन। वी वर नॉट सेलिंग एक कीबोर्ड माउस, या सॉरी माउस तो था नहीं उस समय, कीबोर्ड मॉनिटर वगैरह ये नहीं बेचते। मॉनिटर भी उस समय मोनोक्रोम ही थे, ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर्स थे, कलर मॉनिटर का दौर नहीं था। तो ऐसा करते हैं यूनिलॉजिक को पहला ऐसा प्रोडक्ट मिला जो बहुत बड़े पैमाने पे बिक रहा आज के। है। मतलब रादर देन सिर्फ एक सॉल्यूशन कंपनी से आप अभी सेल्स की भी बड़ी कंपनी के तौर पे बढ़ रहे थे। तो यूनिलॉजिक वेंचुरा बेस्ड आएगी ना? वेंचुरा बेस्ड देवनागरी का जो दैट DOS वाज द ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज नहीं होता था जी। विंडोज बाद में आया। तो DOS बेस्ड पे अगर पेज लेआउट वगैरह बनाना है तो वेंचुरा वाज द सॉफ्टवेयर अवेलेबल जी। वेंचुरा बेस्ड ये प्रोडक्ट आप कब तक, मतलब इस प्रोडक्ट की आगे कहानी क्या हुई? ये प्रोडक्ट हमने करीब 2-1 साल तक का ये प्रोडक्ट हमने बेचा होगा। उसके बाद में फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आया, फिर विंडोज पे देवनागरी फॉन्ट्स इजीली आना शुरू हो गए, फ्रीली आना शुरू हो गए। तो इसका फिर कमर्शियल बेचना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने लगा। तो फिर हम लोगों ने वो प्रोडक्ट से निकल के देन वी केम इनटू वी अनदर सॉल्यूशन, वी वर लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस। सो सिंस वी वर इंजीनियर्स तो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन ऑटोकैड। तो ऑटोकैड का हमने एक ट्रेनिंग भी चालू किया हमारे ऑफिस में। जो वेंचुरा का क्लासरूम होता था जहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग देते, तो वहाँ पे हमने ऑटोकैड भी सिखाना शुरू तो मतलब आपका बोलना है कि आप जो वेंचुरा का जो प्रोडक्ट जो बेस था DTP का जो आप बेचते थे उसमें आप लोगों को ट्रेनिंग मिला थी? हाँ, वो तो कंप्लीट। हमने उस समय का दौर ऐसा होता था कि भाई ऑर्डर लिया, जाने का साथ एक्सपर्ट ऑर्डर आता, उसके साथ 100 वो तो सर बताने की जरूरत नहीं, लॉक टेबल याद है उनको बोलो। 100% एडवांस पेमेंट आता जी। अरे वाह। और उस समय उस दौर में दी वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर वाज रफली अबाउट 2.5 लाख। 2.5 लाख का एक ऑर्डर होता था, 2.5 लाख रुपया एडवांस पे पेमेंट आता था और 4 हफ्ता डिलीवरी टाइम होता था, 4 वीक्स। 4 हफ्ते में फिर हम लोगों को उनके ऑपरेटर्स को ट्रेन करना,
उनको लैंग्वेज कार्ड का लेआउट, कीबोर्ड लेआउट सब सिखाना। बातें आप बताओ ना, तो हमारी मानसिकता डिस्टर्ब हो जाती है। वेंचुरा 2.5 लाख रुपए एडवांस 1 महीने तक के इस्तेमाल करने के अगर बात करेंगे आप तकलीफ हो जाएगी हमको। नहीं तो ये दौर ही ऐसा था। ये दौर मतलब डीटीपी नहीं, बाकी भी जो दूसरे भी कंपनीज थे, वो कंसेप्ट ही ऐसा था कि आपको ऑर्डर देना तो एडवांस देना ही है, उसके बगैर ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर प्रोसेसिंग स्टार्ट करने के लिए एडवांस कंपल्सरी था। हाँ, बहुत बड़ी बात है। तो विनोद वाज पार्ट ऑफ इट एंड विनोद वाज देयर। हाँ, वर्मा जी की हमारी मुलाकात हुई। जब हमारा जो इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे फिजियोलॉजिक का बात विनोद की। ने ऑल प्रिंटर्स, ऑल पब्लिशर्स, ऑल न्यूज़पेपर्स ने कम से कम 100 लोगों को जॉइंट कॉल मारे थे। एवरीबडी, यानी छोटा हो बड़ा हो ये वो, तो ईच एंड एवरी जो बोलते हैं ना मराठीत म्हणतात ते पिंजून काढणे म्हणतात, तो ऐसे किया नथिंग वाज लेफ्ट। मैंने जितने भी इंटरव्यू लिए उसमें मुझे ये पता चला कि यूनिलॉजी को यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी के तौर पे यूनिलॉजी को देखा जा रहा है। हम उस दौर पे आते हैं। वो दौर ही वैसा था, मतलब उस समय इवन हमारे इंजीनियर्स भी सारे ग्रेजुएट डी इंजीनियर्स हुआ करते थे। मेरा आई थिंक अभी आईटी के लिए 12वीं पास हुआ तो हाँ, माल नहीं मिलता। अभी तो 10वीं पास होने के बाद नहीं इंजीनियर बन नहीं, हमारे यहाँ माल ही नहीं मिलता। अगर आपने बताया कि मैं 12th पास हो गया हूँ तो आपको कंप्यूटर के प्रोडक्ट ही नहीं मिलते। राकेश श्रीवास्तव you must remember, राकेश श्रीवास्तव was our first engineer, जो वो he was a B graduate। तो आप डीडीपी का काम आपका चालू है, आपका वेंचुरा का सेल कम हुआ, विंडोज की मशीनें आ गई, तो आप किस चीज में आ गए उस दौर में? उस समय मुझे याद है कि मिस्टर भावे हैड आल्सो जॉइंड। ही हैड कम फ्रॉम एबीसी, वो एबीसी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिजाइन करके ही हैड जॉइंड यूनिलॉजिक सिस्टम्स। वो कोई हार्डवेयर में सिस्टम्स में, तो ये अजय प्रकाश, आई रिमेंबर सो मेनी नेम्स, यू नो, सारे क्वालिफाइड इंजीनियर्स हुआ करते थे। अजय प्रकाश। तो फिर उसके बाद क्या किया? फिर हमने वो ऑटोकैड में भी स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग कि डीटीपी एक सॉल्यूशंस हो गए, बिकॉज़ वी वर कन्विंस्ड कि हमको डब्बा नहीं चाहिए, वी वांट टू सेल सॉल्यूशंस ओनली। फिर अनदर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर मिस्टर देशमुख, ही यूज्ड टू डू सम फ्रीलांस वर्क, वी हैड रिक्रूटेड हिम, ही वाज वर्किंग फॉर यूनिलॉजिक, सो ही हैड डेवलप्ड ए प्रोडक्ट XY। उस समय ये स्टेपर मोटर्स होती थी फ्लॉपी ड्राइव की, 5 क्वार्टर इंच फ्लॉपी ड्राइव की, तो उसको यूज करके XY प्लॉटर हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, हमको नहीं पता स्टेपर मोटर क्या है। जो फ्लॉपी ड्राइव होता है उसमें आपने देखा होगा कि पुरानी फ्लॉपी ड्राइव तो नहीं है शायद फ्लॉपी ड्राइव किसी मशीन में, तो 5 क्वार्टर इंच की फ्लॉपी ड्राइव में चौकोन मोटर हुआ करता था, स्टेप बाय स्टेप हेड को आगे पीछे मूव करता था। जी। तो वो मोटर का यूज करके किसी इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन में वो प्रोजेक्ट आया था, तो देशमुख साहब ने उसको रेप्लिकेट कर दिया। जी। रेप्लिकेट किया, फिर वो आइडिया को लेके हमने प्लॉटर मैन्युफैक्चर किया। एक्चुअली वी डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चर अ प्लॉटर। प्लॉटर मैन्युफैक्चर। Then we, because since it was an innovation of Mr. Deshmukh, was our engineer, so we decided to form another company. So we formed a partnership company, Digit Electronics. उसमें चांदेकर साहब, मैं और देशमुख पार्टनर थे। अलग उसका ऑफिस बना, उसका सेटअप अलग बना, उसका टीम अलग बनी। फिर हमने वहाँ पे वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया, कंपनी को एक्साइज रजिस्टर किया, एंड उस समय दौर ऐसा था कि भी हर चीज पे आपको एक्साइज देना था। तो आपने अगर इवन वो बोलता था मॉनिटर और सीपीयू को आपने कनेक्ट किया तो आप इस पे एक्साइज ड्यूटी दो, समझा देते हो। ऐसा था, मतलब हर चीज पे एक्साइज ड्यूटी देना। तो हमने वो एक्साइज रजिस्टर्ड यूनिट बना के प्लॉटर को मैन्युफैक्चर किया और वी सोल्ड प्लॉटर ऑल ओवर इंडिया। क्या बात है, मतलब नागपुर शहर में प्लॉटर मैन्युफैक्चर करके बेचना कितनी बड़ी बात है। उस दौर पे ये सोचना कि हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, मेरे को नहीं लगता आईटी में कोई भी इस बात के बारे में सोच सकता है इस वक्त। अर्ली 90s का दौर था ये। तो आपने प्लॉटर ऑल ओवर इंडिया मैन्युफैक्चर, आपको तो ये सेल्स का काम तो आप पे आ हो। चांदेकर साहब का ही काम था सेलिंग का। तो मैंने पूरे कन्वर्सेशन में एक बात नोट की, चौबे साहब को इस बात का इतना कॉन्फिडेंस है, कुछ भी बना दो बिक तो जाएगा। नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस था कि वो जो चूज करेंगे या जो बनाएंगे वो दैट विल बी परफेक्ट। क्या बात है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, शायद ये अभी तक चल रही है। ऑलवेज रेसिप्रोकल, ये जो चीजें जिंदगी में दे आर ऑलवेज नहीं, रेसिप्रोकल। सही में मतलब आपने पूरे कन्वर्सेशन में कोई टेक्निकल पार्ट की बात नहीं की, मैंने कोई सेल्स की बात नहीं, वो भी क्लियर है। 92 से तो ऐसा फिर उसके बाद में वो दौर था जब अपने मनमोहन सिंह साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे जी। और उनके बाद चिदम्बरम साहब आए, तो ये उस समय फिर इकोनॉमी को ओपन अप होना शुरू हो गया था। जी। इंपोर्ट ड्यूटीज कम हो गई थी, इंपोर्ट्स होना शुरू हो गया था, तो उस समय फिर इंकजेट टेक्नोलॉजी नया आया और फिर इंकजेट के प्लॉटर्स आने शुरू हो गए। जी।
तो देन वी डिसाइडेड कि भैया इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम्पीट विद कंपनीज लाइक एचपी भी आ गए थे, एचपी के लॉटर्स आते थे, देन वी टुक अ कॉल कि वी विल नॉट कंटिन्यू विद, अदरवाइज देशमुख वाज इंटरेस्टेड कि वी विल डू फर्दर R&D एंड डेवलप ए इंकजेट बेस्ड प्लॉटर। ये बड़ा सेट कि भी अभी थोड़ा सा ज्यादा ही हो और जाएगा। बड़ी बात है, मैंने इनके इंटरव्यू देखे जो सीनियर लोग हैं हमारे, आज तक जितने भी आपके जो सीनियर हैं, इन लोगों ने उस दौर में किस चीज को कब बंद करना और कब शुरू करना है बहुत ही टाइमिंग के साथ किया है। मतलब नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर मैं कोई काम करता हूँ उसकी आइडेंटिटी मेरे साथ जुड़ जाती है, तो अगर मैं कल बंद करूँ तो ये डर रहता है कि मेरी आइडेंटिटी खराब हो जाए, नाम खराब हो जाए। ये डर ये दौर में नहीं देखा मैंने कि जो जितने भी सीनियर मैंने देखे आपके, उनको कोई भी बंद करने का टाइमिंग मालूम था कि नहीं ये अब इसके आगे नहीं बढ़ेगा, ये विजन था, शायद इसीलिए आप लोग इतने सक्सेसफुल हो पाए। लॉजिकल डिसीजन एक्चुअली। नहीं सर, लॉजिक एक्चुअली इतने आसानी से नहीं मिलता। भाई वो मतलब थिंकिंग कि भैया अभी ये जो फिनिश, क्योंकि हम लोग जो बनाते थे, हमने एक फैक्ट्री को शेड किराए पे लिया हुआ था MIDC के अंदर में, हमने लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, प्लॉटर, बेंच ड्रिल मशीन से सारी मशीन्स को इंस्टॉल करके हम लोग मैकेनिकल असेंबलीज बनाते थे। मैकेनिकल असेंबलीज बनाते थे, बहुत सारे हमारे कंपोनेंट्स आउटसोर्स होते थे, कुछ ब्राइट बार्स हमारे बॉम्बे से आते थे, हार्ड क्रोम प्लेटेड जो हमारा मेन शाफ्ट होता था जिसके ऊपर में, तो ऐसी सारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का उस समय पूरा इम्प्लीमेंटेशन हुआ, पूरा नॉलेज हमारा जो मैकेनिकल मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग एक्चुअल इंजीनियर्स थे एक्चुअली। मतलब आप लोगों को आज भी आता है। They used to manage complete electronics. I used to manage manufacturing and he used to manage marketing. ऐसा करके हमारा वो 3 लोगों का तिकड़े मिला के हुआ। तो आपने वो डिसीजन लिया कि अभी प्लॉटर नहीं अभी चाहिए। फिर वो इंजेक्ट आने के बाद में हमने उसको बंद कर तो उसके बाद मतलब क्या चल? फिर उसी सेटअप में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देन वी डिसाइडेड, इसमें एक्साइज रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ है, तो वी डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चर पीसीस। अच्छा। फिर हमने वहाँ पे पीसीस का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आपका ब्रांड था पीसी का, तो पीसीस का दौर शुरू हो गया, पीसीस फिर बेचना चालू पीसीस हो गया। बेचना शुरू हो गया, फिर पीसीस बेचते बेचते मतलब हमने, हमारा मेन क्लाइंट तो था नवभारत, और नवभारत उस समय बहुत बढ़ चुका था। नवभारत नागपुर था, नवभारत रायपुर, बिलासपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जितने भी नवभारत के सेंटर्स थे सारे कंप्यूटराइज हो चुके थे, सब कंप्यूटर यूनिलॉजिक से ही जाते थे, और अलग अलग लोकेशन पे। उस समय फिर हमने गाड़ियाँ भी कौन सी खरीदी थी, वैन खरीदी थी, हमारी वैन दौड़ती रहती थी कहाँ। रायपुर यूनिवर्सिटी हमारा कस्टमर था, अमरावती यूनिवर्सिटी हमारा कस्टमर था, डीटीपी हमने तो जगह जगह भेज दिए थे, मतलब जानते का साहब ने मतलब धूम करके रखी थी सब जगह। लैंग्वेज कार्ड मिलता ही नहीं था दूसरे वो मोनोपोली प्रोडक्ट था, मोनोपोली प्रोडक्ट होने की वजह से वी हैड ए एडवांटेज कि भी इसके लिए तो आपका पीसीस का दौर, मतलब सर जानते का मैं पूछना चाहता हूँ कि टेक्निकली हम डिसीजन लेते हैं, लॉजिकली हम डिसीजन लेते हैं कि ये प्रोडक्ट आज से हम बेचना कम कर देंगे या बंद कर देंगे, वो ट्रांजिशन का जो दौर एज अ सेल्समैन की, जो मैंने इसके 2 साल तक बहुत मेहनत की, बहुत प्रोडक्ट बेचा, मोनोपोली प्रोडक्ट बेचा। एक तो मोनोपोली का बर्डन बहुत होता है कि मोनोपोली बेचने वाले को फिर से अगर नॉर्मल आप पीसी बेचने लगे, उस वक्त तो पीसी बहुत लोग बनाते थे, तो आपके लिए ट्रांजिशन कैसा था, मतलब कि चलो भाई आज से वो प्रोडक्ट बंद, फिर से नए से शुरू? नहीं एक्चुअली एज ए सेड इट वाज अ लॉजिकल डिसीजन, क्योंकि मैंने एचपी इंजेक्ट आने के बाद में अपना प्लॉटर उस पर कॉम्पीट करना है, कोई मतलब नहीं था। इट वाज लाइक लूना एंड एम्बेसडर का कंपटीशन वुड हैव बीन द केस। बेटर टू, मैंने सुना है आपके पास कॉलेज के दौर में लूना थी। हां आई हैड लूना। 1975 में किसी के पास लूना और वो बॉडी बिल्डर माहौल तो होना ही चाहिए था। हम लोग मतलब साइकिल पे जाते थे कॉलेज, मैं साइकिल पे जाता था, ही वाज द ओनली पर्सन जिनके पास में पेट्रोल वाला गाड़ी था। आप सोचिए ना, उसके पास 1975 में लूना, बॉडी बिल्डर, स्मार्ट आदमी और मैथमेटिक्स में पक्का, गोल्ड मेडल घर में रखा हुआ है। बताओ यार, 2 लड़कियों में दोनों मतलब उनमें कंपटीशन होगा मुझे लगता है। लेकिन पीसीस का वॉल्यूम बहुत अच्छा था उस टाइम जी। एंड जो कन्विंसिंग करना पड़ता था पहले अबाउट कंप्यूटराइजेशन एंड ऑल दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। बाद में द कन्विंसिंग वाज रिक्वायर्ड ऑन द फ्रंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कंपटीशन में पीसीएल था, एससीएल था, विप्रो था, तो लोग बोलते थे यूनिलॉजिक कहाँ ऑफिस है, खुद का है भाई, रेंट पे है। नहीं तो रियली आई फेस दोस क्वेश्चंस व्हाइल इन पीसीस। So the most important activity was to establish the I will say credibility and trustworthiness of the organization. पहले खुद का, फिर organization का, फिर product का. So it was a challenge, no doubt about it. It was a challenge, but by grace of God, I was successful. तो जैसे मुझे एकदम याद आया अभी कि BRC में I think we had given more than 500-600 machines तो यही हो गया। उस दौर में? हाँ, I was a student of BRC, he was a student of BRC. और उस टाइम BRC में ऐसा था कि आफ्टर यू गेट द ऑर्डर
हम एक लेटर बनाते थे एड्रेस टू द स्टोर ऑफिसर, एक ही ऐसा ऐसा ऑर्डर मिला है, वी हैव एनक्लोज अवर फॉर माय इनवॉइस नंबर सो एंड सो, डेटेड सो एंड सो, और रुपीज सो एंड सो, काइंडली कीप द चेक रेडी सो दैट, हाँ काइंडली कीप द चेक रेडी सो दैट वी गेट पेमेंट इमीडिएटली आफ्टर इंस्टॉलेशन। वो ये भी था। तो उस टाइम बाय ग्रेस ऑफ गॉड, अगेन आई विल ऑलवेज यूज द वर्ड ग्रेस ऑफ गॉड ऑल थ्रू माय लाइफ, बाय ग्रेस ऑफ गॉड इतने ऑर्डर्स आते थे बीआरसी की, ये लेटर हमने ये इसके मल्टीपल कॉपीज ही सिर्फ फिल इन द ब्लैंक करते प्रिंट करके रखा था। ओनली फिल इन द ब्लैंक, पीआई नंबर चेंज, डेट चेंज, वैल्यू चेंज, ऑर्डर नंबर चेंज, डिपार्टमेंट चेंज, एज ए सेड बाय ग्रेस ऑफ गॉड बहुत। एंड एक्चुअली गवर्नमेंट लोग कभी लेटर ऑफ एप्रिसिएशन नहीं देते थे, बट प्रिंसिपल ऑफ ईआरसी पर्सनली ही गेव, ही सेड यार चंडीगढ़ मैं तेरे को जानता हूँ, यूनिट हॉस्पिटल जानता हूँ, ये वो सब ठीक है, बट एज ए प्रिंसिपल ऑफ ईआरसी आई एम नॉट अलाउड टू गिव एनी रिकमेंडेशन पब्लिक एप्रिसिएशन लेटर। उन्होंने खुद के लेटर हेड पे जो पर्सनल लेटर हेड था उसमें भी लेटर ऑफ एप्रिसिएशन किया था, दैट आई कंसीडर एज बिग अचीवमेंट। बहुत बढ़िया। जिस इंस्टीट्यूट पे हम लोग पढ़े, जिस इंस्टीट्यूट में सीखे, उस इंस्टीट्यूट का अगर हम इतनी बड़ी सर्विस दे पाए तो मेरे ख्याल से किसी भी स्टूडेंट के लिए अचीवमेंट है ये। तो आपका कंप्यूटर का दौर चालू हुआ, तो सर मतलब बेसिकली मैं अभी पॉइंट पे आता हूँ कि यूनिलॉजिक इज नोन फॉर नेटवर्किंग। अगर आज नागपुर शहर में नेटवर्किंग अगर किसी ने सिखाया है, बड़े पैमाने पे समझाया है, तो यूनिलॉजिक ने सिखाया है। पीसी उस समय आ चुका था, पीसी एज ही वाज सेलिंग पीसी इन वॉल्यूम्स। उस समय आई रिमेम्बर हमने एक ET&T करके गवर्नमेंट का कंपनी था, ET&T के भी पीसी हमने बेचे थे जी। शुरुआत मतलब कोशिश किया, क्योंकि वो बहुत लो प्राइस थे उस समय, 10-12 हज़ार से स्टार्ट होता था उसका एंट्री लेवल पीसी का प्राइस, तो वो भी हमने बेचा था। लेकिन बेचते बेचते फिर कहीं से कुछ हमको रिक्वायरमेंट आ रही थी कि भी हमको 2 मशीन को कनेक्ट करना है। अच्छा। तो हमको सबसे पहला रिक्वायरमेंट आया विदर्भ प्रिंटर्स उपलवाड़ी से, वो थापर ग्रुप का कंपनी है, फिर इनटू सिक्योरिटी प्रिंटिंग, अभी भी शायद बड़ा कंपनी है। तो दे आर प्रिंटिंग शेयर सर्टिफिकेट्स वगैरह, ये जो कंपनी के उसमें सब मैनुअल शेयर सर्टिफिकेट्स आते थे, तो उसको सीरियल नंबरिंग करना। अच्छा। तो उसके लिए दे वांटेड डायग्लो के प्रिंटर्स थे, और फिर बहुत मल्टीपल प्रिंटर्स लगे हुए थे, और उनको फिर कंप्यूटर से कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफर करना था, फिर मल्टीपल कंप्यूटर से भी एक दूसरे से डेटा ट्रांसफर करना था। तो ऐसा रिक्वायरमेंट आया कि भी हमको एक पीसी से दूसरे पीसी को डेटा ट्रांसफर करना है। देयर वाज नो नेटवर्किंग, नथिंग, कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। एक डीलिंग नाम का कंपनी था, उसका कुछ फाइल ट्रांसफर का कार्ड आता था। तो हमारे एक मित्र थे रैपिड कंप्यूटर्स मुंबई में, कश्यप भाई, तो उनको हमने बोला कि भैया ये ऐसा ऐसा कुछ करके कुछ कार्ड आता है, कोई मैगजीन में हमने पढ़ा हुआ है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं मंगा के देता हूँ। तो उन्होंने वो कार्ड इंपोर्ट करके हमको दिया। वो कार्ड से हमने फाइल ट्रांसफर का पहला सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किया विदर्भ प्रिंटर्स उपलवाड़ी। मतलब आपका पहला मतलब पहली नेटवर्क की शुरुआत भी डीलिंग से हुई थी। डीलिंग का प्रोडक्ट था, बट दैट टाइम देयर वाज नो ईथरनेट, देयर वाज नो फॉर्मल नेटवर्किंग का ऐसा कोई ये नहीं था। पर इम्प्लीमेंटेशन मतलब जिस आसानी से आप बताते हो ना, मुझे इसलिए याद है कि मैं जब कंप्यूटर बेचना शुरू किया तो मैं तकलीफ वाला था कि मुझे एमएमएस टेक्नोलॉजी मिल गई थी, तो पहले दिन ही मैं बेचना शुरू कर दिया। मेरे लिए साउंड कार्ड का लोड करना ही रात भर का काम हुआ करता था। तो मैं तो साउंड कार्ड ही लोड देता था, तो ड्राइवर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे, वो कभी साउंड चालू हो गया तो उधर वो बंद रहता था, तो फ्लॉपी ड्राइव बंद हो जाती थी। तो ये आप इतने आसानी से वो कार्ड लगा दिया, तो पहली बार देखा हुआ कार्ड आराम से लग गया, फाइल ट्रांसफर, ये कैसा होता था? एमएस देशमुख वाज देयर, वो वाज इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स का कीड़ा था। तो अभी कोई कार्ड हमको टेक्नोलॉजी मालूम हो गया, वो टेक्नोलॉजी ला लिए, तो ही वाज केपेबल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दैट, तो ही वाज हेल्पफुल। देशमुख के रहने से हम लोग कोई भी टेक्निकल जिसमें भी हम घुस जाते थे, जैसे प्लॉटर का हमने टेक्नोलॉजी डेवलप किया, वैसे ये फाइल मतलब आप लोग तो डेवलपमेंट वाले लोग थे, हम तो इम्प्लीमेंटेशन भी जानता नहीं था, तो फर्क। उसके बाद में फिर नवभारत में भी अभी हम लोग स्टैंड अलोन मशीन्स पे काम करते थे, सॉफ्टवेयर डेवलप होता था। फिर जैसे गेब्रियल में हमने मल्टी टर्मिनल वाला सिस्टम था, तो वी आर लुकिंग फॉर दैट। तो उस समय आर्कनेट टेक्नोलॉजी नेटवर्किंग में आया, इथरनेट से पहले आर्कनेट नामक का टेक्नोलॉजी, और नोवेल नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। तो हमने एक नोवेल का ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदा। लैंड मास्टर करके अमेरिकन कंपनी था, उसके कार्ड्स, हिंदीट्रॉन करके जो कंपनी थी हार्डवेयर वाली, उससे वो इंपोर्ट करती थी वो कार्ड, उससे हमने वो कार्ड्स खरीदे। फिर पहला हमने आर्कनेट बेस्ड नेटवर्क, एक सर्वर और टर्मिनल्स को इंस्टॉल किया। नवभारत इन-हाउस लैबोरेटरी थी, उसमें हमने उसको एक्सपेरिमेंट किया, फिर नवभारत में उसको इम्प्लीमेंट किया। तो पहला नेटवर्किंग जो एक्चुअल नेटवर्किंग नवभारत में किया।
तो मतलब आपको ये समझ गया था कि ये एक सिस्टम है जिसके ऊपर आप काम किया जा सकता है अदर देन वीसी। फिर हमारा सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन करके उसको पूरा नेटवर्क पे चलने लायक वो सॉफ्टवेयर को बनाया, सो दैट मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस द सेम फाइल वगैरह वगैरह, ये सब सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया। फिर हमने वो जगत भाई को बड़ा नई चीज़ों में इंटरेस्ट था, तो जगत भाई ने फिर जगत रेस्टोरेंट। जी, जगत जी। ने एक इम्पोर्टेड हमसे 386 खरीदा, उस समय इम्पोर्टेड मशीन्स बहुत आती थी। जी। फिर उस पे वो नोवेलेटर लगाया, फिर वो अलग अलग जगह पे फिर कुंडली का काम बहुत तो बहुत ये कुंडली भी काफी फेमस हुआ टाइम था। फिर वो हमने आई थिंक बजाज में भी हमारा काम शुरू हो गया था, बजाज प्लास्टिक्स, बजाज स्टील वाज आवर रेगुलर कस्टमर, वहाँ पे भी हमने नेटवर्क इम्प्लीमेंट किया। सेवाग्राम इंजीनियरिंग कॉलेज में किया। फिर ये हमारा काम बढ़ते चले गया। फिर सेवाग्राम तक का तो फिर इथरनेट आ गया था। जी। प्रियदर्शनी इंजीनियरिंग कॉलेज में जब हमने लैन इंस्टॉल किया तब भी इथरनेट आ गया था, तो फिर हमने फिर इथरनेट बेस्ड नेटवर्किंग तो शुरू मतलब उस दौरान में जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट थे, जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स थे, उन सब में आप लोगों का ही काम चल रहा था क्योंकि नेटवर्किंग में शायद कोई थे नहीं उसका। तो आप लोगों को ऐसा एक बेनिफिट था। ये बेनिफिट ये था कि दे हैड फुल कॉन्फिडेंस इन आवर कैपेबिलिटी। यानी वैसे कभी कभी ऐसा होता था कि कस्टमर हमसे डिस्कस करते थे, पूरा बिल ऑफ मटेरियल हम दे देते कि ये स्विच है, ये है XYZ, फिर वो बिल ऑफ मटेरियल का प्राइस और किसी से लेते थे। तो नेचुरली देयर यूज्ड टू बी अ डिफरेंस इन प्राइस, बट नेटवर्किंग का नया नया था तो दे वांटेड समवन हु कैन रियली डू इट। वो कॉन्फिडेंस जो कस्टमर का हमारे में था वो दूसरे में नहीं था। That was the advantage which we always received in networking or any new product that we, any new technology new for the customer also. तो फर्स्ट मोर बेनिफिट आपको हमेशा मिला है। हाँ, इवन BRC में भी जैसे हमने किया था पूरा कैंपस वाइड नेटवर्किंग, कंप्यूटर सेंटर से लेके अपना गर्ल्स हॉस्टल अभ्यंकर नगर वाला अप टू क्रेजी कैसल्स हॉस्टल नंबर 10। तब भी मतलब गर्ल्स हॉस्टल में जाना आना चलता था आपका? बिल्कुल। लेकिन उस टाइम गर्ल्स हॉस्टल में जाने के लिए परमिशन देखते हुए उसका मतलब मेरे को तब जॉब मिली थी तो मैं आपके कर लिया था सर। 70% लड़कियां सिगरेट पीती थी आजकल नहीं आजकल तो मजा नहीं रहा। आजकल मजा नहीं रहा। तो BRC में हमारा बड़ा था, ऑल द डिपार्टमेंट्स, लाइब्रेरी, ये वो सब, एवरीथिंग अंडर द सन, NCC ऑफिस ने अंबाचरी से लेके तो अभ्यंकर पुतला तक पूरा कैंपस वाइड नेटवर्किंग यूजिंग ऑप्टिक फाइबर, नेचुरली कॉपर, ये वो मैनेज वाईफाई, ये वो सब करके। तो ऐसा नेटवर्किंग में आप लोग एक्चुअली यू वर रूलिंग दैट टाइम। यस, इवन प्रियदर्शनी में वी हैड बिग इंस्टॉलेशन उस टाइम। ये सब दौर में आप डीलिंग के प्रोडक्ट बेचते थे कि कोई भी प्रोडक्ट बेचते थे? मेनली डीलिंग शुरुआत में जैसे मैंने बोला लैंडमास्टर से किया था, फिर डीलिंग के प्रोडक्ट तो सबसे पहले तो डीलिंग ही यूज किया था, लेकिन डीलिंग उस समय इंपोर्ट होता था डीलिंग प्रोडक्ट। तो स्मार्टलिंक करके कंपनी था जो उनका ही एक और सिस्टर कंपनी था वर्चुअल कंप्यूटर्स, जहाँ से पहले हम लोग कैबिनेट्स खरीदते थे। हम लोग मतलब VSS कंप्यूटर कैबिनेट्स खरीदते थे, उनके जो कंप्यूटर्स बनते थे, जितने भी DTP के मशीन बनती थी उसमें वो वर्चुअल के कैबिनेट लगे होते थे। तो फिर दे इम्पोर्टेड ये डीलिंग वाले कार्ड्स को उन्होंने इम्पोर्ट किया, क्योंकि वो कार्ड्स क्योंकि हम लोग वर्चुअल वालों को जानते थे, तो पहला फिर वहाँ से हमारे पास में डीलिंग के कार्ड्स आए। फिर दे वर लुकिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो हमने वहाँ पे इंटरेस्ट चल रहा है क्योंकि भी नेटवर्किंग में हम लोग धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो चुके थे, तो फिर हमने डीलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया। उस समय आई रिमेंबर वो इंटरव्यू के लिए मिस्टर नायक आए हुए थे, संजय नायक करके, और मैं था, सुधीर बजे ऑल्सो हैड अपीयर्ड फॉर, मतलब ही वाज आल्सो हैड शोन इंटरेस्ट। जैसे चांदेकर साहब, आई थिंक आर्मो वाले बापट साहब ने हमारा नाम रिकमेंड किया था वहाँ पे कि ये दो कंपनीज है, आप नेटवर्किंग के लिए आप इनसे बात कर सकते हैं। तो हमारा इंटरव्यू फिर सुधीर सेट किया, ये ही वाज मोर इनटू कॉम्पैक्ट वगैरह का बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस काम होता था उसका, तो मुझे अब नेटवर्किंग मेरा कोई ये नहीं है, तो नेटवर्किंग कुछ लगा तो हम यूनिलॉजी से ले लेंगे, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो यू कंटिन्यू विथ यूनिलॉजी। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड डीलिंग बिजनेस। उस दौर पे भी देखिए ना कि आज BLO ने ये बात बोलना कि मैं आप कर लीजिए, ये कितनी बड़ी बात थी। मतलब ये अभी देखने नहीं मिलता। नहीं, वो दौर ही वैसा था, मतलब वो उस समय हम लोग इतने मतलब फ्रेंडशिप भी थी, लेकिन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन या कटथ्रोट नहीं होता था। हमारा नेचर ही अलग था कि ये किसी चीज़ के अंदर में इवन वी यूज्ड टू रेफर कस्टमर्स ना, एक दूसरे का जो फील्ड है, तो हम लोग बोलते थे कस्टमर्स की प्रोडक्ट मेरे पास नहीं, अब BLO में चला। आजकल तो दोस्त की गाड़ी बेचने के लोग कमीशन मांग लेते थे। मयूर कूलर्स को हमने कई कस्टमर्स भेजे भी, आप स्टेबलाइजर मयूर कूलर्स से। मयूर कूलर्स शुरुआत में यूज्ड टू बी किंग ऑफ CVT एंड सर्वो स्टेबलाइजर्स। इलेंट करके कंपनी का उनके पास में डिस्ट्रीब्यूशन था दिल्ली से। इस तरह से मतलब ये दौर आपका नेटवर्किंग का शुरू हो गया, तो आप डीलिंग के डिस्ट्रीब्यूटर बने,
और मुझे लगता है कि उस दौर से डीलिंग का आप नेटवर्किंग का काम चालू डीलिंग का किया। सबसे पहला हमारा जो मेजर इंस्टॉलेशन था उस समय भी डीलिंग को कोई नहीं पूछता था। डीलिंग का प्रोडक्ट बोले तो सेलिंग में बहुत मेहनत लगती थी, बहुत कन्विंस लगता जाने के बाद तकलीफ में देते तो प्रोडक्ट एस्टेब्लिश प्रोडक्ट थे सब अमेरिकन कंपनीज के। जी तो 3Com करके कंपनी का उस समय बहुत ज़्यादा ये था। तो बजाज धातु का नया उस समय प्लांट आ रहा था। बजाज धातु का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तो बजाज धातु का सिंस आई वाज हैंडलिंग बजाज अकाउंट और मैं आई वाज ऑलमोस्ट पर्सनल फ्रेंड ऑफ सुनील बजाज। तो कुछ भी होता अरे मिलिंद तो आ जाए, तो ये लगाना है, तो ये करना है, तो आई यूज्ड टू गो वहाँ पे। फिर पूरा बिल ऑफ मटेरियल डिसाइड हुआ, 3Com का पूरा नेटवर्किंग करेंगे करके। आई रिमेंबर उस समय वी हैड इन्वॉल्व माइक्रोलैंड आल्सो। माइक्रोलैंड से शरद हेड़ा को बुलाया, वो आया, सम प्रेजेंटेशन। उस समय पहली बार कि भी पैच पैनल क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड केबलिंग क्या होता है, ये चीज़ें कि माइक्रोलैंड ने आके फिर हम लोगों को ये चीज़ें बताई। तो ऐसा करके वो पूरा ऑर्डर 3Com का हमने प्लेस किया GPTA पे, गोदरेज स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी। और डिलीवरी टाइम इज टू 4 to 6 weeks। कैश पहले आती थी। पेमेंट उस समय 50% पे आ गया था, मतलब 100% से 50% पे आ गया था। 50% एडवांस हमको बजाज से मिल गया था, ऑर्डर दे दिया हमने और वी वर वेटिंग फॉर मशीन। लेकिन बजाज धातु का थोड़ा इम्पेशंस बढ़ते जा रहा था कि भैया नहीं, हमको तो कैसे भी करके जल्दी से जल्दी ला के। हमने भी बहुत कोशिश किया लेकिन मटेरियल वॉज नॉट कमिंग। फिर मैंने सुनील बजाज को बोला कि भैया ये तो प्रोडक्ट आ नहीं रहा है, बट देन मेरे पास तो दूसरा कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन है, डीलिंग का है, ताइवान का कंपनी, बट वेरी गुड प्रोडक्ट। तो आप ये प्रोडक्ट लेंगे तो मैं विद इन 1 week आपको पूरा डिलीवरी दे देता हूँ। तो पहले उन्होंने सोचा, ये किया, ये वेटेड फॉर अबाउट 1 week। देन फाइनली सेट कि चल मिलिंद तू डीलिंग मंगा ले। तो वो पूरा का पूरा हमने ऑर्डर GPTA को कैंसिल कर दिया 3Com का। वी प्लेस्ड ऑर्डर ऑन डीलिंग, विद इन 1 week सारे प्रोडक्ट्स आए। सारे उस समय मैनेज स्विचेस थे, सब बड़े प्रोडक्ट्स थे। वो बजाज धातु का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हमने किया। तो ये बड़ा कॉर्पोरेट डीलिंग का पहला मेजर ऑर्डर वो बजाज प्लास्टिक था। बजाज तो इस दौर से आपका मतलब एक दिखाने के लिए भी सिस्टम हो गया कि यहाँ लगा हुआ है। ऐसा करके उसका डीलिंग प्रोडक्ट्स का सेलिंग शुरू हो गया डीलिंग का। और देन केम द टाइम ऑफ इंटरनेट। जी उस समय इंटरनेट मेरे ख्याल से BSNL से केवल मिलता था, हाँ। बहुत लो डायल-अप मॉडेम्स आते थे। और GVC, मुझे नाम नहीं याद आ रहा था, इट इज GVC मॉडेम। GVC का मॉडेम आता था और US रोबोटिक के मोबाइल जीवीसी और यूएस तो 56.6 kbps। 56 भाई मैं तो 56 में पैदा हुआ था। तो हम लोग US रोबोटिक के GPTN से मॉडल लेते थे और बेचते थे। तो वी रिक्वेस्टेड डीलिंग पीपल कि ये वी विंस ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स। डीलिंग उस समय रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में था। इट वाज द ओनली कंपनी व्हिच हैड यूनिक मॉडल ऑफ रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स, 22 रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स अक्रॉस इंडिया। जी और केवल हम लोग 22 लोग ही डीलिंग के प्रोडक्ट्स बेचते थे इंडिया भर में। हर एक को एक टेरिटरी दी हुई थी एंड वी नेवर यूज्ड टू कम्पीट कि मेरा माल वो टेरिटरी में जा रहा, उसका माल मेरी टेरिटरी में आ रहा, ऐसा नहीं। तो लोगों ने भी बहुत कोशिश की डीलिंग का काम लेने की और बहुत कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो हम लोग मीट, हमारी साल में 2 या 3 मीट होती थी। तो मीट के अंदर में ये डिस्कस होता था क्या नया प्रोडक्ट लाना चाहिए। तो वी ऑल रिक्वेस्टेड कि डायलॉग मॉडल लाओ, क्योंकि ये मॉडल का बहुत ज़्यादा अभी डिमांड आ रहा है, इंटरनेट का थोड़ा क्रेज बढ़ रहा है। तो देन मिस्टर नाइक हु वाज द प्रमोटर ऑफ डीलिंग इन इंडिया, वो he went to Mr. Ken Kao, who is the chairman of Dealing Corporation. तो ये डीलिंग we want dealing modems in India, ये बहुत ज़्यादा डिमांड। ये मॉडेम क्या होता है? We are a networking company, we don't sell modems। जी तो देन क्या हमने एक आउटसोर्स्ड मॉडेम फ्रॉम अ थर्ड कंपनी इंडिया में लाया, डीलिंग का ठप्पा लगाया एंड he started selling with the permission of under dealing, they started the selling permission of dealing all the products which are not there in dealing, he took permission। उसको 5 तक का रॉयल्टी भी दिया डीलिंग ताइवान को एंड दैट्स हाउ द मॉडेम वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर डीलिंग ब्रांड। उस जमाने में डीलिंग का मॉडल है सबसे बेस्ट मॉडल माना जाता और डीलिंग इतना ज्यादा वो पॉपुलर हो गया कि वो घर में डीलिंग के प्रोडक्ट्स, डायल अप मॉडेम्स, डेस्कटॉप मॉडेम्स। तो सर ये आपका जब डीलिंग का आपका जब शुरू हुआ तो आप एक्चुअली कॉर्पोरेट क्लाइंट से शिफ्ट होकर धीरे-धीरे डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में आ रहे थे। दैट वाज अ शिफ्ट, क्योंकि जैसे पीसी में भी मार्जिन कम हो रहा था, इट वाज इन 3 डिजिट। हम लोग आने लग गए थे सर बात। तो उसमें इश्यूज थे पैरेटल सॉफ्टवेयर के भी, क्योंकि कोई भी ऑर्डर आता था तो कोई लड़का लड़की 2-3 बंदे लेके आते थे कि हमको ये चाहिए वो चाहिए।
there was no charm left in selling PC because of tension of proprietary software and because of lack of margin. जी. So that is how from You shifted from PC selling to the to networking. networking company and a distribution company. Actually we took a call to stop selling PCs. हाँ. हमने फिर एक दिन डिसाइड किया कि अभी PC नहीं बेचेंगे. You were GID also, genuine intermediate were. जी. लेकिन क्या you have to take some decisions. नहीं, वो तो बड़ी बात है. उस वक्त पीसी जब चल रहे थे आपने डिसीजन ले नहीं बेचना. क्योंकि फ्यूचर वॉज वेरी वीक. तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गया आपका बहुत बड़े पैमाने हाँ, अभी फोकस प्योरली और नेटवर्किंग पे ही हमने ये किया. फिर नेटवर्किंग में जैसे डीलिंग है उसके अलावा और बहुत सारे रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, जैसे रैक है. फिर हमने वॉल रैक के साथ में डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट साइन किया. वॉल रैक के हमने प्रोडक्ट बेचे. फिर नेटवर्क आया. नेटवर्क 2000 के दौर में आप एक नेटवर्किंग कंपनी के तौर पे मिला के सारे नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, ओनली नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स. फिर बहुत सारे आउटडोर का नेटवर्किंग मुझे मालूम है. उस समय प्रशांत बुलबुले, सॉरी नॉट प्रशांत बुलबुले, अपने पीयू मुगे के साथ में हम लोग एसोसिएट हो गए थे. तो बहुत सारे नेटवर्किंग प्रोजेक्ट्स हमने जॉइंटली एग्जीक्यूट किए थे. तो बोले यार हमको एनएमसी का एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसके अंदर में सारे नापों को कनेक्ट करना है. जी. तो वो भी प्रोजेक्ट हमने एग्जीक्यूट किया था. उसमें हमने मोटरोला के आउटडोर डिवाइसेस यूज़ करके एक आपके सिविल लाइंस के ऊपर में हमने एक मेन टावर बनाया और बाकी सारे नाकों के ऊपर में टावर लगा के वायरलेस कनेक्टिविटी को हमने पहला वायरलेस प्रोजेक्ट किया. फिर उसको हमने मतलब देखा जाए तो जितने टाइप की नेटवर्किंग है, जितने टाइप का है, वो सब नई आपने टेक्नोलॉजी में हमने सारे चीजें एग्जीक्यूट कर दी. घूमते चले गए और उसको बहुत पहले डीलिंग का इतना अच्छा सेटअप चल रहा है. आप मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट आपका था, आपके पास मतलब डीलिंग मेरे ख्याल से सबने कोशिश की थी, कोई किसी को काम मिलता नहीं था. 2010 तक का तो बहुत तो ज्यादा डीजी तेजी से. तो ये डिजी लिंक का कॉन्सेप्ट आता शुरू हो गया. डिजिटल डिजी लिंक उसमें ऐसा था, ये दौर ऐसा था. शुरुआत में डीलिंग वाज प्योरली एक्टिव प्रोडक्ट्स कंपनी. एक्टिव प्रोडक्ट्स मतलब कि स्विच बनाना, राउटर्स बनाना, इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाना. बट केआर नाइक हैड, हम लोगों को यहाँ पे उस समय कुछ कंपनीज थी जो पैसिव प्रोडक्ट्स जैसे AT&T की केबल्स वगैरह आती थी. तो इसका डिमांड बढ़ रहा था पैसिव का. स्ट्रक्चर्ड केबलिंग भी आ गया था. फिर बोले पैच पैनल्स चाहिए, इंफॉर्मेशन. अदरवाइज क्या होता था, अगर नेटवर्क करना है तो कैट5 केबल लो, इधर क्रिम्पिंग मारो, इधर क्रिम्पिंग मारो, इधर हब में डालो, स्विच में डालो और इधर पीसी में डालो. ऐसा नेटवर्किंग होता था. फिर केआर नाइक ने यूके से और यूएसए से टेक्नोलॉजी लाके स्ट्रक्चर्ड केबलिंग के प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाना शुरू किया. एंड दे वर सोल्ड अंडर डीलिंग ब्रांड ओनली विद परमिशन ऑफ केनकाउ. जी. तो वो प्रोडक्ट्स इतने उसी समय आई थिंक रिमेम्बर वो प्रोडक्ट्स जब लॉन्च हुए थे. अभी पिंजरकर, विकास पिंजरकर हैड जॉइंड इन वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर मीट. तो जो प्रोडक्ट मैनेजर, पहला प्रोडक्ट मैनेजर था डीलिंग का, नागपुर से था वो लड़का. तो ये प्रोडक्ट्स धीरे धीरे इतने ज्यादा पॉपुलर होते चले गए कि डीलिंग कॉर्पोरेशन ताइवान घबरा गया कि भैया ये लोग अपने ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हमारी कंपनी पीछे जा रही है. मतलब पैसिव ज्यादा बढ़ गया और एक्टिव पीछे रह रहा है. तो दे हैड फ्रिक्शन चालू हो गया और उन्होंने बोला कि यार ये प्रोडक्ट केबल वेबल में हमको इंटरेस्ट नहीं है, तुम इसको अलग करो. तो फिर देन डीजिलिंग ब्रांड वाज बॉर्न. फिर नाइक सर ने उसको डीजिलिंग करके ब्रांडिंग किया और सेम प्रोडक्ट्स वर सोल्ड as डीजिलिंग ब्रांड. बट नीचे में वो मैन्युफैक्चर्ड बाय डीलिंग इंडिया बिकॉज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाज डीलिंग इंडिया. ऐसा करके डीजिलिंग का प्रोडक्ट शुरू हो गया. और डीजिलिंग प्रोडक्ट शुरू होने के बाद में फिर भी बिजनेस कुछ कम नहीं हो रहा था डीजिलिंग का. तो इसने इट हैड ओवरटेकन डीलिंग का वॉल्यूम्स. तो फिर उन्होंने फाइनली, फिर केनकाउ का भी डेथ हो गया, ईयर थ्रोट कैंसर. केनकाउ का डेथ होने के बाद में टोनी बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ डीलिंग. तो ही हैड डिफरेंसेस विद केआर नाइक. तो उसने बोला कि यार तू अपना कंपनी अलग कर ले. तो डीलिंग बिकेम सेपरेट कंपनी इन 2010 विद द सेल्स टीम ऑफ डीलिंग एंड दे स्टार्टेड ओनली इंपोर्टिंग. एंड जितना इंडिया में सेटअप था, जितना मैन्युफैक्चरिंग था गोवा के अंदर में, दैट रिमेन्ड विद केआर नाइक अंडर डीजिलिंग ब्रांड. तो ऐसा आपको ये सब दौर जब चेंजेस होते थे, जैसे आप मतलब सेल्स वाला तो मैं दर्द समझता हूँ कि मतलब ये जो चेंज हो रहे हैं तो तकलीफ, इसका पब्लिक में जो आपके डीलर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इसमें बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता होगा कि जैसे मैं समझाऊं कि भैया डीलिंग थी अभी डीजिलिंग हो गई. एक्चुअली हमने काफ़ी स्टडी करके और एक मेड सिंगल पेज राइटअप एक्चुअली व्हाट इज द हिस्ट्री ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी वगैरह वगैरह. तो दैट इज हाउ वी आर एबल टू कन्विंस द कस्टमर दैट इट इज द सेम थिंग. जैसे हम पुराना प्रोडक्ट मैनुअल दिखाते थे, जैसे DFCAO, D फॉर डीलिंग, F फॉर फाइबर्स, यू नो समथिंग लाइक दैट.
GST, स्टील टेप आर्मर, जीरोसिस, कितना कोर, वो भी देखा था कि ये प्रोडक्ट कोड है, आज भी ये प्रोडक्ट कोड से वी हैड डिफिकल्टीज इन कन्विंसिंग द कस्टमर, फाइनली रेट इतना है बट दे वर सक्सेसफुल हुए थे उसमें, बिल्कुल। तो फिर आप डीलिंग के साथ साथ में डीलिंग एक्टिव प्रोडक्ट्स बेचते थे और डीलिंग के पैसिव प्रोडक्ट्स बेचते थे। ये करीब एक साल चलते रहा। फिर जब सेपरेट हो गए तो केआर नाइक के पास में इनका आई थिंक 175 करोड़ का कुछ सेटलमेंट हुआ। डीलिंग ब्रांड लेके वो अलग हो गए और डीलिंग ब्रांड लेके नाइक सब अलग हो गए। तो 175 करोड़ जेब में आने के बाद में देन ही डिसाइडेड टू बाय सम कंपनीज नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स की और दूसरी कंपनीज के लिए। तो दे एंगेज्ड वन कंसल्टेंट, तो ही वाज सर्चिंग फॉर कंपनीज फॉर नाइक। तो कंपनीज तो जो भी है वो प्रोसेस चल रहा था। उस समय स्नाइडर अप्रोच द सेम कंसल्टेंट कि दे वांट टू बाय वन केबलिंग कंपनी। तो वो कंसल्टेंट केम टू मिस्टर नाइक एंड सेड कि भैया आज अभी आपका तो नया कंपनी खरीदने का प्लान है, लेकिन somebody wants Schneider wants to buy a cabling company, तो आर यू इंटरेस्टेड इन सेलिंग योर कंपनी? बोले ठीक है, क्या वैल्यू बनता है? तो 503 करोड़ में देन ही सोल्ड द डीजलिंग सिर्फ 500 करोड़ 503 करोड़ तो 175 करोड़ डीलिंग के जगह थे, अभी 500 करोड़ 503 करोड़ सोने 600 करोड़ रुपए किसी के पास है तो काम कर ही नहीं सकता कोई। तो ये सब हो गया। फिर ठीक है, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हम अभी वही प्रोडक्ट स्नाइडर में आ गए, ये प्रोडक्ट डीलिंग में आ गए। वी डिस्ट्रीब्यूटर्स कंटिन्यूड आवर बिजनेस लाइक दिस थिंग, बट केआर नाइक बिकेम रिच इन द होल प्रोसेस। तो 675 करोड़ जेब में आके he was आराम से कर आराम से तो वो निकल but गए। he was also carrying lot of infrastructure। पूरा गोवा का प्लांट इट वाज हिज ओन असेट, सारी मशीनरी ये वो सब कुछ था। एंड ही इज आल्सो मैकेनिकल इंजीनियर। He is also from IBM days। IBM जब इंडिया में था, he has worked as mechanical engineer। उसमें सब मैकेनिकल मशीन्स होती थी, हमारा तो इलेक्ट्रिकल आ गया था, बट वो कार्ड पंचिंग मशीन्स ये टाइप की मशीन्स में उन लोगों ने काम किया था। तो he is a very passionate। तो मतलब आपका डीलिंग चालू है, डीलिंग चालू, डीलिंग भी चला गया अभी तो। फिर डीजलिंग स्नैइडर को चलो कि हमारा मार्केट में तो ये ब्रांड्स दोनों चल रहे हैं। वी वर सेलिंग डीजलिंग फ्रॉम स्नैइडर एंड डीलिंग फ्रॉम ये। और उस प्रोसेस में गंदगी किया डीलिंग जी। डीलिंग ने क्या किया? दे चेंज द बिजनेस मॉडल। वी वेर 22 RDs ऑल ओवर इंडिया। Okay, all the RDs were very strong in that their own region, and most of the बड़े regions के अंदर में they had a model wherein they had stockists। बड़े partners थे, जैसे मुंबई पुणे में, मुंबई के अंदर में specifically there were 5 tier 2 partners। तो RD बिजनेस करता था, बिलिंग करता था ये 5 पार्टनर्स को, एंड they were distributing in the market। उन्होंने ओपन कर दिया मार्केट। तो इन्होंने रिडिंगटन और इंद्रम को अपॉइंट कर दिया नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, और डायरेक्ट जो स्टॉकिस्ट थे, हमारे जितने भी पार्टनर्स के स्टॉकिस्ट थे, उनको सीधा डायरेक्ट डीलिंग चालू कर दिया। बोला कि भी अभी आपको मेन आपके आरडी से नहीं खरीदना, उनको बाईपास करके डायरेक्ट डीलिंग चालू कर दिया। तो ये सारे आरडीज बड़े अपसेट हो गए कि उनका बना बनाया इतने सालों से बना हुआ वो प्रोडक्ट को, ब्रांड को खड़ा करना, जैसे हमने नागपुर में खड़ा किया इस ब्रांड को, कोई पूछता नहीं था डीलिंग ब्रांड का। इतनी ताइवानीज कंपनी करके दैट वाज नॉट कंसीडर्ड अगेंस्ट अमेरिकन कंपनीज, लेकिन एक एक करके ठोक ठोक के वो फिर मोडेम आया, फिर वो ब्रांड बन गया, अभी मेहनत करके वो brand को आपने बनाया। establish तो अब वो आरडीज का कंट्रीब्यूशन को कोई वैल्यू नहीं रहा। सडनली बोला कि सारे आरडीज कोई काम के नहीं है, वी विल सेल टू मार्केट डायरेक्ट। तो उसमें आरडीज अपसेट हो गए, दे वेंट टू केआर नाइक। जो पुराने ओनर थे। हाँ, पुराने ओनर थे कि साहब ये ऐसा था। बोले ठीक है, मैं आई विल टॉक टू टोनी, आई विल फाइंड आउट व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज़ यू पीपल हैव बीन, वी आर अ फैमिली, सो मेनी इयर्स वी आर वर्किंग टुगेदर, दिस शुड नॉट हैपन। तो ही स्पोक टू टोनी, बट समहाउ टोनी बोला कि नहीं यार, वर्ल्ड वाइड वी डोंट हैव अ आरडी मॉडल, वी have changed the model। एनडी मॉडल, तो हम एनडी मॉडल ही लगाएंगे और ये सब चलते रहेगा, ऐसे कुछ नहीं कर जाएगा। उसने बोला ठीक है, अगर ऐसा है तो ये दिस इज माय फैमिली, बिकॉज़ दीस पीपल हैव बीन वर्किंग फॉर मी। तो देन ही स्टार्टेड डिजिसॉल्व ब्रांड at the request of these 22 डिस्ट्रीब्यूटर के रिक्वेस्ट में कंपनी चालू करने वाला मेरे ख्याल से पहला ही दौर होगा। So since the brand was started at our request, it was our commitment and loyalty to that person, we stopped selling dealing products and got into ओनली डिजिटल, नो डिजिटल। तो ये तो आपका आईटी का डिस्ट्रीब्यूशन आज भी डिजिटल का ही चल रहा है, काम चल रहा है। तो चांदेकर साहब, मैंने जो सुना है पिछले कुछ साल पहले रिटायर्ड हो गए और अभी अपनी जिंदगी बड़े मजे से जी रहे क्या एक्चुअली रीजन था आपने? एक्चुअली मेरा एक एम था लाइफ में, माय ग्रेस ऑफ गॉड आई वाज एबल टू अचीव इट,
My father was in teaching line. He had an MA in 3 subjects: जी। English, literature, linguistics and fine arts. जी। हम उनको बोलते थे कि आप PhD करो, जी। तो लेकिन उन्होंने कभी सीरियसली नहीं लिया. But it was always at the back of my mind कि मेरे को करना ही है at come any cost. जी। तो पहले 92 से ट्राई किया, लेकिन जमा नहीं, क्योंकि देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड ऑल दैट. 2008 आई गॉट द परमिशन टू डू द BEd. और वैसे भी जैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन में मैं मॉडल में आने के बाद में मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता था, बिकॉज देयर वाज नो एंड यूजर कॉल. जो पहले जैसे 7 या 9 रहते थे फॉर एग्जांपल शुरू में, इट बिकम 7 to 9 in 1 week kind of thing. तो आई थॉट ऑफ यूटिलाइजिंग दैट टाइम फॉर दिस, एंड वो मेरे को करना ही था एट एनी कॉस्ट. That is how in 2013 at the age of 55 I received my PhD in मैंने उसको मेरे फादर को श्रद्धांजलि के तौर पे मैंने वो एक्सरसाइज किया, इसलिए वो मुझे भगवान ने सक्सेस दिया उसमें. और एक्चुअली फिर ये हुआ कि आई वांटेड सम ब्रेक एंड चेंज एट क्या जिंदगी भर मॉडर्न लैंड और कंप्यूटर बेच के. हाँ, ब्रेक एंड चेंज. बोला ठीक है, अपना 58 कंप्लीट हो रहा 2016 में. ऑफ कोर्स आफ्टर डिस्कसिंग विथ हिम एंड ऑल दैट, जी, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा डिसीजन होगा. नहीं, क्या है कि मुझे ऐसा लगता था कि अभी मेरी जो शुरू में जरूरत थी एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशिंग द कंपनी और द क्रेडिबिलिटी और द ट्रस्टवर्दीनेस और गेनिंग कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स एंड ऑल दैट, वो रोल नहीं रहा. एंड यूजर का भी रोल नहीं रहा. और डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा ठीक है ना, ऐसा आई फेल्ट कि थोड़ा सा अंडर यूटिलाइज. तो PhD भी हुआ तो मतलब ठीक है, लेट अस टेक सम चेंज एंड ब्रेक. जी, इसलिए फिर 2016 में कन्विंस करना एज अ, बिकॉज़ आप लोग एज अ डायरेक्टर नहीं, एज अ फ्रेंड भी रहे, इनके साथ साथ दोस्ती रही. तो फ्रेंडशिप तो है ना, आज भी है. आई एम आल्सो गारंटेड. पर उन्होंने साथ छोड़ दिया, मैंने सुना. कैसे? आपका मतलब एक फैकल्टी में छोड़ दिया, मैं सिगरेट चालू, इनका बंद हो गया. वही और मुझे मेरे फ्रेंड है, उनके थ्रू एक बॉम्बे का ऑफर भी आया था. देयर इज इंस्टीट्यूट, विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च. जी, They wanted somebody who is PhD plus who is having industry experience. जी. So I worked as a director over there for about 2 years. जी. और मैं बोले फुल टाइम आओ, तो मैं बोला फुल टाइम कहाँ जाते बॉम्बे में. नागपुर छोड़ना तो वैसे भी बनता नहीं तो है. इसलिए फिर मैंने ये कर दिया. Then I came in touch with Mr. Bhanu Rajgopalan. He is known to many people here. Yes, हमारे पहले मीडिया में देखते थे हमारे. तो क्योंकि I was handling media committee in VCMD 5-6 साल, तो he was known to me. तो he just called me one day कि मेरे एक फ्रेंड है, आप उनको थोड़ा मदद करो. तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड माय कंसल्टेंसी इन नागपुर विद व्हाट यू कॉल द ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉल्यूशंस एंड सिस्टम्स, देन डिजाइन, प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग, प्लस हेल्पिंग कस्टमर फॉर अदर एक्टिविटीज लाइक ऑटोमेशन, डिजाइन, पेटेंट फाइलिंग, ISO इम्प्लीमेंटेशन वगैरह. यूनिलॉजिक का जितना भी आपका अनुभव रहा है, जितना भी सिस्टम का आपने पढ़ाई की, वो सारी अभी इस्तेमाल हो रही है. और भानु का ये कंपनी ऑरेंज टेक्नोलॉजी करके, जी. तो वो एक उन्होंने एग्जीबिशन किया था बॉयलर इंडिया 2020. जी. तो बोले सर हमारा मदद कर रखा, मतलब वो करेंगे, आपने कॉम्प्लेक्स में काम किया, बिकॉज ही गिव दैट एज पार्ट ऑफ ये वो. तो आई गॉट इन्वॉल्व विथ हिम फॉर दैट इवेंट मैनेजमेंट. इट इज सेमी ग्लोबल काइंड ऑफ इवेंट मैनेजमेंट. वो स्टॉल का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, 2.5 लाख से लेके तो 47 लाख तक का स्टॉल कॉस्ट वगैरह. इस बार सबको मार्केटिंग टीम में लेना है. एसोसिएशन के हमसे 25,000 का स्टॉल लेके गया था. So that is how I conducted that All India 2020. मतलब सर ये आपकी ये स्किल अनयूटिलाइज्ड रही है एसोसिएशन के मामले में. अभी रिसेंटली 2022 हुआ 14, 15, 16 सितंबर को. जी. अभी नेक्स्ट ईयर जुलाई में अफ्रीका है. जी, तो आप उसमें इन्वॉल्व हैं. हाँ, बट नाउ आई एम इन्वॉल्व एट द मैक्रो लेवल, नॉट एट द माइक्रो लेवल. पहला एग्जीबिशन तो मैंने स्टॉल सेल से ही चालू किया था. इस बार सर कॉम्प्लेक्स में आपको ही हेड कर रहे हैं. अफ्रीका है 2023 में, एक दिल्ली में है, और एक रिएक्टर वर्ल्ड बॉम्बे में. मतलब आप यू आर मोर बिजी देन द अर्लियर वन. मैंने उनको बोला, चौधरी साहब को बोला कि इतना काम मैंने यूनिलॉजी में नहीं किया. ये ऑनेस्टी कहाँ से आती है एक्चुअली? ये मित्रों की देन है. See, all said and done, in all fairness, we had the limitation of territory. We can't go to Chhattisgarh, we can't go to Gujarat. वहाँ से अगर इंक्वायरी आती तो हम बोलते थे कि तू करो समथिंग लाइक दैट. तो इसलिए मैं जौहर साहब को भी बोला, और भानु साहब को भी बोला कि इतना काम मैंने यूनिलॉजी को भी नहीं किया था. 100-150 मेल्स पर डे मिनिमम.
और व्हाट्सएप के लोग 300-400 मैसेजेस पर सब काम के, तो 24/7 मैंने क्या, मैंने आखिरी में तो मेरे को घर वाले बोल रहे थे यार तेरा कब खत्म हो रहा तो पता है इतना, तो इसलिए मैंने अभी भी आप यूनिलॉजिक में कनेक्टेड है? ऑफ कोर्स मैं कभी भी मैं तो यूनिलॉजिक में जाता हूँ, चाय पीता हूँ, मेरी एक सिगरेट मारने की जगह है, वहाँ सिगरेट मार के फिर निकलता हूँ। क्या बात है। तो आपकी दोस्ती भी बनी है? हाँ, सर, दोस्ती अपना बनी। यूनिलॉजिक दोस्ती तो रहेगी, दोस्ती कहाँ, दोस्ती इज डिफरेंट। बेसिकली इतने बड़े यूनिलॉजिक की इतनी बड़ी कहानी की बुनियादी दोस्ती है एक्चुअली। तो सर आप अभी यूनिलॉजिक जो है वो डिजिसोल का काम करता है, नेटवर्किंग में अभी भी उसी लेवल पे चल रहा है। बहुत शुभकामनाएं हैं आपको भी बहुत शुभकामनाएं। एक कंप्लेंट है हमारी आपसे एज एसोसिएशन, हमारी बहुत कंप्लेंट है कि पिछले कई सालों से जो आपने एसोसिएशन को हॉल बनाने में बहुत मदद की, एसोसिएशन के सारे कार्यक्रम में आप बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे, और मेरे को लगता है कि हम पिछले कुछ सालों से आप मतलब इस एसोसिएशन की एक्टिविटी में थोड़े से कम ध्यान दे रहे हैं। ऐसा नहीं है एक्चुअली। चांदेकर साहब जब एसोसिएटेड चांदेकर साहब तो सर हमारे अपने हैं, आप समझिए। आप चांदेकर साहब पे तो हमारा इतना हक है कि हम उनको कागज दे दें, वो स्टॉल घूम के यूनिलॉजिक में शुरुआत में मैं एसोसिएशन का काम मैक्सिमम नहीं देखता था जी। फिर उसके बाद में पता नहीं कि हमने डिसाइड किया कि चांदेकर साहब एसोसिएशन का काम देखेंगे, मैं कम देखूंगा। ऐसा करके फिर मैंने धीरे-धीरे कम कर दिया। कम होने से वो रुक गया है साहब। अभी तो मेरे ख्याल से चांदेकर साहब तो हमारे अपने हो गए, तो अभी इनको भी नहीं बता तो हमको सर हमको मार्गदर्शन की जरूरत है। बहुत सारी चीजें जो आपका अनुभव है, आपका जो इतना स्टडी है, आई एम ऑलवेज रेडी। एसोसिएशन में बहुत जरूरत है। आने वाले कॉम्प्लेक्स में आपकी पार्टिसिपेशन इन एनी फॉर्म आपका होना बहुत जरूरी है। और मैं अपने एसोसिएशन के सारे मेंबर की तरफ से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फिर से दोबारा उतनी ताकत से एसोसिएशन में इन्वॉल्व हो जाए। चांदेकर साहब से तो हम अंग्रेजी, हम 2-4 ही लोग हैं, पात्रिकर साहब है, चांदेकर साहब है, उन्हीं को आती है तो हमको उनका साथ छोड़ ही सकते नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और सबसे बड़ी बात ये मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपने दौर देखा है, ये दौर मतलब हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतनी मेहनत आज हमारे लिए कितना आसान है आईटी प्रोडक्ट बेचना। एक डब्बा आता है, उसकी कीमत होती है, हम मैक्सिमम बड़ा हिसाब ऐसा है कि आज हमारा कंज्यूमर जो है वो खुद प्रिपेयर्ड होता है प्रोडक्ट उसको क्या चाहिए। आपका वो दौर था जिसमें आपको कंप्यूटर क्या है से शुरुआत करनी पड़ती थी और उसका बेनिफिट क्या है करना पड़ता था। आप लोगों ने मेरे ख्याल से ये इंडस्ट्री को, हमारे जैसे कई छोटे नए धंधे वालों को भी बहुत साथ दिया है, एजुकेट किया है।